भाई मुझे लिटरली नहीं पता कि ये वीडियो कितनी लंबी जाने वाली है, लेकिन मैं इतना जरूर श्योर हूं कि दिस इज वन ऑफ माय बेस्ट वीडियो ऑफ माय करियर। अगर ये वीडियो तेरी जेई प्रिपरेशन को फिक्स नहीं कर सकती तो समझ लेना भगवान भी साक्षात आके तेरी जेई प्रिपरेशन को फिक्स नहीं कर सकते। प्रोबेबली यूट्यूब पे जेई से रिलेटेड तेरी ये आखिरी स्ट्रेटेजी वीडियो होने वाली है। तुम लोग से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है भाई, अगर तू सीरियस नहीं है इस वीडियो को लेके, अपनी प्रिपरेशन को लेके, तो अभी के अभी इस वीडियो को छोड़ के भाग जा प्लीज। एंड जो बच्चे भी सीरियस हैं भाई, वीडियो को एंड तक देखना। 34 प्रॉब्लम्स में तुम्हारी जेई प्रिपरेशन को डिवाइड किया है और हर एक प्रॉब्लम का ऐसा कैड़ा सोल्यूशन दिया है, भगवान कसम तेरी तेरे से सीट कोई माई का लाल नहीं छीन सकता इस वीडियो के बाद। तो चल आ जाओ भाई, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जितनी भी जेई की प्रॉब्लम्स है सारी लिस्ट आउट कर दी है मैंने, ठीक है, और सबका ऐसा कैड़ा सोल्यूशन दिया है कि तुझे इसके बाद ना किसी यूट्यूब वीडियो ना कोई स्ट्रेटेजी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अपन स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। प्रॉब्लम नंबर 1 है कि भैया हम अगर 11th क्लास में है, 12th क्लास में है, ड्रॉप ईयर में है, कोई भी हम स्टूडेंट है, कोई भी ईयर को टारगेट कर रहे हैं, वेयर टू स्टार्ट फ्रॉम। एंड ये तुम शॉकिंगली देखोगे 96% स्टूडेंट ने इस प्रॉब्लम को बोला कि हाँ भैया ये प्रॉब्लम हमें भी फेस हो रही है। तो तुम देख सकते हो सिर्फ 4% ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने प्रॉपरली स्टार्ट करा है अपने सिलेबस को। 96% अभी भी फिगर आउट ही करने की कैसे स्टार्ट करे। तो भाई ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो कि हमारी प्रॉब्लम नंबर 1 है। तो भैया इसका सोल्यूशन क्या है, कहाँ से स्टार्ट करें, ठीक है, कहाँ से स्टार्ट करें। सर देखने हैं भैया, मुझे ये कोचिंग फॉलो करनी है, यहाँ से मुझे क्वेश्चन लगाने, सब भूल जा। सबसे पहले तो तेरे को भाई मेंटली प्रिपेयर होना है, क्योंकि ये जो जंग है ना ये सिर्फ 20% है प्रॉब्लम सॉल्विंग, लेक्चर देखना, टेस्ट देना। बाकी ये जंग पता है किस चीज़ की है, तुम्हारी मेंटेलिटी की, ठीक है। मेंटेलिटी, अगर तुम्हारी मेंटेलिटी स्ट्रांग है तो तुम भाई कहीं से भी सिलेक्शन निकाल के ले जाओगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट भाई हमें अपने मेंटल टेम्परामेंट से करना है। अपनी कॉपी में 5 ऐसे रीजंस लिख लेने हैं, 5 ऐसे रीजंस लिख लेने हैं जिसके लिए तुम आईआईटी जेई की तैयारी करने बैठे हो। भाई इतना बड़ा गोल है, इतनी डेंजरस प्रिपरेशन है, लिटरली इतना ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग, इतना ज़्यादा ब्रेन कंज्यूमिंग, इतना ज़्यादा एनर्जी कंज्यूमिंग ये प्रिपरेशन है। तो तेरे पास स्ट्रॉन्ग रीजंस होने चाहिए। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ स्टार्टिंग योर जेई प्रिपरेशन। उसके बाद तुम कोई कोचिंग में एनरोल हो जाओ, उसके बाद तुम उनका मटेरियल फॉलो करो, उसके बाद तुम टेस्ट वगैरह देते रहो। मोस्ट ऑफ द थिंग्स तुम्हें कोचिंग में समझ आ जाएगी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम विच इज द प्रॉब्लम नंबर 2। भैया ऑनलाइन कोचिंग वर्सेस ऑफलाइन कोचिंग। एंड भाई शॉकिंगली ये जो क्वेश्चन मेरे से पूछा ये भी 71% ने पूछा है। मैं तो उसको सोच रहा था कि भाई चलो यार बच्चों को समझ आ गया होगा कौन सी चीज़ उनके लिए बेटर है, 30-40% होगा। 71% ऑफ द स्टूडेंट्स अभी भी फिगर आउट कर रहे हैं ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन। जुलाई का अगस्त का महीना चल रहा है, ठीक है। देख मेरे दोस्त, ऑनलाइन में तू अपनी पेस में पढ़ाई कर सकता है, रिकॉर्डेड लेक्चर देख सकता है, तू घर के कंफर्ट में पढ़ सकता है, और पॉकेट फ्रेंडली 3 से 4 हज़ार रुपए के कोर्स होते हैं। सिमिलरली ऑफलाइन की अगर प्रोस की बात करें तो यार टाइम टेबल तेरा ऑटोमेटिकली कोचिंग ही बनवा देती है। इतने बजे से इतने बजे मैथ्स पढ़ाती है, इतने से इतने केमिस्ट्री, इतने से इतने तेरे को फिजिक्स पढ़ाया जाता है। तो तेरे को खुद से लोड नहीं लेना, कोचिंग के हिसाब से चलना है। तो ऑफलाइन कोचिंग उस चीज़ में बेस्ट रहती है। रियल कंपटीशन, असली कंपटीशन यहीं पर ही आता है। 1.5-2 लाख रुपए दे के आ रहे हो, थोड़े बच्चे सीरियस होते हैं, एटलीस्ट उनके पेरेंट्स तो सीरियस होते हैं, तो उस प्रेशर में वो पढ़ भी लेते हैं सीरियसली। टॉप रैंक्स भी ऑफलाइन से निकल रही होती हैं। इसका भी एक ही रीज़न है, क्योंकि भाई अगर तुम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो किसी जगह पे तो तुम उसको थोड़ा सीरियसली लेते हो। ऑनलाइन कोर्सेज में यही हो गया है, नॉन सीरियस एस्पायरेंट्स भी बहुत सारे जुड़ गए हैं। फिजिकली तुम टीचर से इंटरेक्ट कर सकते हो। ये थोड़े प्रोज हैं दोनों ही चीज़ों के। मेरे से अगर पूछोगे भैया ऑनलाइन लेना है या फिर ऑफलाइन लेना है, कोटा से बहुत दूर रहता है या फिर किसी भी ऐसी सिटी में रहता है जहाँ पे कोई तगड़ा रिनाउंड कोचिंग नहीं है, ठीक है, लोकल कोचिंग नहीं, रिनाउंड कोचिंग नहीं है, तो भाई चुपचाप से ऑनलाइन ले ले। ऑनलाइन में कोई कमी नहीं है। इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट टीचर जो कि ऑफलाइन में पढ़ाने के लाखों लाखों रुपए लेते थे, भाई 4-4 हज़ार रुपए में ऐसे ही पढ़ा रहे हैं। तो ऑनलाइन बस तुम्हें यार अब थोड़ा सा भाई मेरे दोस्त सेल्फ डिसिप्लिन ले आ। तेरे लिए जो ऑनलाइन है ना ब्लेसिंग की तरह आएगा। एंड कौन से ऑनलाइन कोचिंग में इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करे तो कोई भी मत कर, अपने दिमाग लगा। बेसिकली तुझे क्या करना है, टीचर देख, टीचर देख, टीचर तुझे कौन सा पसंद है, यूट्यूब खोल, यूट्यूब पे डेमो लेक्चर्स उठा, यूट्यूब पे डेमो लेक्चर उठा और देख भाई कौन सा टीचर तेरे को अच्छा लग रहा है। जब तक तू डेमो लेक्चर्स के थ्रू नहीं पढ़ेगा तेरे को समझ नहीं आएगा। और अगर मान ले तू किसी कंपनी का नाम सुन के कोर्स को ले रहा है तो बहुत बड़ा बेवकूफ़ है तू। तुझे टीचर्स देखने हैं भाई। एट द एंड ऑफ द डे कंपनी का करिकुलम नहीं, तुझे टीचर कैसा करिकुलम प्रोवाइड कर रहा है उसको देखना है। तो जो भी बच्चे मोशन, एलएन या पीडब्ल्यू किसी में पढ़ रहे हैं, देखो भाई तुम्हें किस टीचर समझ आ रहा है, डेमो लेक्चर देखो एंड फिर अपना डिसीजन लो। ये हमारा प्रॉब्लम था। तो 71% बच्चे जो कंफ्यूज बैठे थे उनको सोल्यूशन इसका मिल गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस टेस्टिंग इंपॉर्टेंट, हाउ मेनी टेस्ट शुड बी गिव, ये हमारी प्रॉब्लम नंबर 3 है, मार्क करते चलेंगे। शैल वी गिव टेस्ट ओनली 1 मंथ
बिफोर फाइनल एग्जाम। और ये क्वेश्चन भी पूछा है अराउंड 80% लोगों ने, ठीक है, 69% लोगों ने ये चीज़ पूछी है। यार अभी भी तुम लोग इस चीज़ को लेके कंफ्यूज हो कि टेस्टिंग इंपॉर्टेंट है या नहीं। क्या बात कर रहे हो भाई। देखो हाउ मेनी टेस्ट शुड बी गिवन, ये यहाँ पे पूछना चाह रहा है कितने टेस्ट हम यहाँ पे देना चाहिए हमको। तो भाई हर हफ्ता, एवरी वीक, ठीक है, एवरी वीक लिख देते हैं यहाँ पे, एवरी वीक तुमको क्या करना है, एटलीस्ट एक टेस्ट तो देना है। भैया कौन सा टेस्ट दे, हमारा सिलेबस तो कंप्लीटेड ही नहीं है, आप टेस्ट की बात कर रहे हो। अरे भाई पार्ट टेस्ट दे यार। लेट्स से अज्यूम करते हैं तूने मंडे से लेके सैटरडे तक मान लेते हैं, तूने एक चैप्टर फिजिक्स का कंप्लीट कर लिया, तूने एक चैप्टर केमिस्ट्री का कंप्लीट कर लिया, एक चैप्टर तूने मैथ्स का कंप्लीट कर लिया। आई थिंक 5-6 दिन होते, अगर तुम 6 दिन ले रहे हो तो तुम एक पीसीएम का चैप्टर तो एटलीस्ट कंप्लीट कर लोगे, इतना तो मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है भाई, ठीक है, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और मैथ्स के जो चैप्टर कंप्लीट हुए हैं, इनका हर संडे को एक चैप्टर वाइज टेस्ट देना है। एंड ये कंपलसरी स्टेप मान लो। तुम्हारे कोचिंग में कोई पार्ट टेस्ट वगैरह होते होंगे, तुम उनको दे सकते हो, वरना मैं तो कहूँगा इंडिपेंडेंट टेस्ट सीरीज में ज्वाइन हो सकते हो तुम, किसी में भी FNS टेस्ट सीरीज प्रोग्राम में ज्वाइन हो सकते हो। डिस्क्रिप्शन लिंक पढ़िए, वहाँ पे हम हर दिन, हर संडे को रिकमेंड करते हैं कि चैप्टर वाइज टेस्ट दो। जैसे ही तुम्हारा चैप्टर खत्म हो रहा है, चैप्टर वाइज टेस्ट दो लेवल 1 और लेवल 2 के, ठीक है। तुम्हारी जो कोचिंग की टेस्ट सीरीज है उसमें ऐसा नहीं होता है, उसमें खाली तुमको 3 चैप्टर्स को क्लब करके दिया जाता है। एंड मेरे ख्याल से अगर एक चैप्टर को मास्टरी करनी है तो तुम्हें उसके चैप्टर वाइज टेस्ट देने होंगे, उसके बाद तुम पार्ट टेस्ट देते रहना जैसे जैसे कोचिंग में होते रहेंगे, ठीक है। तो ये सिंपल सा सोल्यूशन है। टेस्ट कितने देने, मंडे से सैटरडे तुम अपना पेल के पढ़ाई करो, ज़्यादा टेस्ट वेस्ट देने की जरूरत नहीं है। और संडे को भाई हर चैप्टर जो भी तुमने पूरे हफ्ते कंप्लीट कराया, पहले कभी कंप्लीट कराया, कोई रिवीजन कराया चैप्टर, उसका तुम चैप्टर वाइज टेस्ट दे सकते हो। बाकी कोचिंग में जो टेस्ट होते हैं देना हो तो दे देना, वरना कोई दिक्कत की बात नहीं है। तुम अभी फिलहाल चैप्टर वाइज टेस्ट पे फोकस करो, है ना। चलो, उससे क्या होगा ना, पूरा चैप्टर तुम कंप्लीट कर सकते हो। एक चीज यहाँ पे और पूछी थी कि भैया शैल वी गिव टेस्ट ओनली अ मंथ बिफोर फाइनल एग्जाम। पहले सिलेबस कर लेते हैं और खुश हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा सिलेबस करके खुश हो जाते हैं, उसके बाद हम टेस्ट देंगे। ये नहीं करना है भाई। टेस्टिंग जैसा मैंने बताया हर संडे से देना स्टार्ट करो। जैसे जैसे चैप्टर्स कंप्लीट होते रहते हैं तुम पार्ट टेस्ट देना स्टार्ट करो। FNS टेस्ट सीरीज में भी 3 चैप्टर के पार्ट टेस्ट हैं भाई, जाके देखो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वरना कोई भी तुम टेस्ट सीरीज ले लो, तुम्हारे ऊपर है, मैं तो जस्ट बता रहा हूँ। ओके, प्रॉब्लम नंबर 4 भैया थ्योरी पे ज़्यादा फोकस करें या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस पे। और ये क्वेश्चन भी 76% लोगों ने पूछा है। भाई तुम क्या कर रहे हो यार, सुनो अब ध्यान से। पहली चीज़, जेई मेंस एंड जेई एडवांस अब ऐसे एग्जाम नहीं रहे हैं कि तुम यहाँ पे 100% NCERT पढ़ के जाओ और तुम भैया अपना तगड़ा तगड़ा परसेंटेज ले आओ। बेसिकली तुम्हें अपने फुल सिलेबस से ज़्यादा किस पे ध्यान देना चाहिए, क्वालिटी ऑफ सिलेबस पे, कि भैया तुमने कितना अच्छी क्वालिटी से सिलेबस को कंप्लीट किया है। सिंपल सी बात है, तुमसे एक क्वेश्चन नहीं हिलने वाला जेई एडवांस के पेपर में अगर तुम क्वालिटी पे फोकस नहीं करोगे, सिर्फ क्वांटिटी पे फोकस कर रहे हो। इवन जेई मेंस की बात करें, फिजिक्स के अलावा सब कुछ कठिन आ रहा है, तो तुम्हें मैथ्स तो बिल्कुल नहीं हिलने वाली, केमिस्ट्री भी नहीं हिलेगी। तो दोस्त करना क्या है, रेशियो क्या रहना चाहिए। जो बच्चे भी सिलेबस में बहुत ज़्यादा लैग कर रहे हैं, बैकलॉग हो रखा है, तुम्हें लेट से तुम 10 घंटे दिन में पढ़ रहे हो, वैसे हम बताएंगे कितना घंटा पढ़ना चाहिए। तो तुम्हारा जो प्रॉब्लम सॉल्विंग इज टू टेस्टिंग का रेशियो होना चाहिए, लेक्चर्स का, ठीक है, इसको L लिख देते हैं, लेक्चर्स को। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज टू लेक्चर का जो तुम्हारा रेशियो होना चाहिए वो होना चाहिए एटलीस्ट 4:6 का, ठीक है। यानी कि 4 घंटा प्रॉब्लम सॉल्विंग, 6 घंटा लेक्चर, जो लोग लैक कर रहे हैं सिलेबस में। एंड जो लोग लैक नहीं कर रहे हैं सिलेबस में, जिनका ठीक ठाक चल रहा है, वो इसको 5:5 यानी कि 1:1 भी कह सकते हो इसको। बेसिकली 5 घंटा और 5 घंटा थ्योरी, 5 घंटा प्रॉब्लम प्रैक्टिस, उनको लेके चलनी। इससे बेस्ट रेशियो तुम्हें नहीं मिलेगा। और यही दिमाग में रखना कि आधा दिन हम प्रैक्टिस तो करेंगे ही और आधा दिन हम थ्योरी तो पढ़ेंगे। पूरा दिन थ्योरी, पूरा दिन प्रैक्टिस तुमको बर्बाद करके ले जाएगी। चलो, कौन सी प्रॉब्लम है ये, प्रॉब्लम नंबर 5। तो हम प्रॉब्लम नंबर 5 पे आ गए अपनी। हाउ मेनी क्वेश्चंस आर सफिशिएंट टू कंप्लीट अ चैप्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो इसका सिंपल, और ये कितने लोगों ने पूछा है, 91% लोगों ने ये एक्सपेक्टेड था। काफ़ी मेरे को डाउट्स आते रहते हैं, ठीक है। तो भैया कितने चैप्टर करें एक चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए। देखो कोई ऐसा रेशियो नहीं होता है, फिर भी मैं तुमको एक नंबर देने का ट्राई करूंगा। अगर हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स लेके चलें तो तीनों में ही नंबर डिफर करता है। मेरे ख्याल से तुम अगर एक अच्छे रिसोर्स से इंक्लूडिंग PYQs की मैं बात कर रहा हूँ, अच्छे रिसोर्स से तुम पर चैप्टर 200 क्वेश्चंस लगा लेते हो। फिजिक्स में, केमिस्ट्री की अगर बात करूँ,
पर चैप्टर 175 क्वेश्चंस लगा लेते हो। मैथ्स की अगर मैं बात करूं, पर चैप्टर तुम 300 क्वेश्चंस लगा लेते हो। ठीक है, तुम कम भी लगा सकते हो, मैं नहीं कह रहा हूँ कंपलसरी इतने क्वेश्चन लगाना हर चैप्टर में, नहीं। लेकिन अगर तुम इतने क्वेश्चन लगा लेते हो तो मेरे ख्याल से तुम्हारा जेई मेंस में 100% क्वेश्चन बन जाएगा उस चैप्टर का। जेई एडवांस में तुम्हारा मान सकते हो 75% चांसेस है क्वेश्चन बनने की, अगर तुम ये रेशियो, ये चीज़ लेके फॉलो कर रहे हो, ये चीज़ लेके चल रहे हो। ठीक है दोस्त, इतना तुम्हें समझ आ रहा है ना। तो जो बच्चे अभी कंफ्यूज थे, 91% बच्चे, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ यार, है ना। वैसे ये नंबर बढ़ भी सकता है किसी चैप्टर में, कम भी हो सकता है, लेकिन अगर इतना ही तुम लेके चल रहे हो तो मेरे ख्याल से तुम जेई में इसका तो 100% पेपर में क्वेश्चन बना के आ जाओगे। तो एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ भाई मैं, इक्का दुक्का क्वेश्चन जो कि किसी से नहीं होता है उसका तुम हटा देना, लेकिन जो 99% क्वेश्चन आते हैं वो तुम बना लोगे। तो ये तुम्हारा भाई रेशियो है जिसका तुम क्वेश्चन बार बार पूछते थे मेरे से और पूछते आ रहे हो। एंड बताना यार कमेंट सेक्शन में कि तुम्हें भी ये प्रॉब्लम थी ही नहीं। ठीक है, अब सॉल्व हो गई होगी। चलो तो लाइक कर दो वीडियो को, अभी तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स बची हैं और हर एक चीज़ का सोल्यूशन तेरे को यहाँ मिलेगा। तो हमारी छठी प्रॉब्लम आती है, हाउ मेनी आवर्स शुड आई स्टडी। तो दोस्त ये भी एक बहुत ही लंबी प्रॉब्लम होती है, इसके बारे में हम बात करेंगे डिटेल में। और ये कितने परसेंटेज लोगों ने ये चीज़ पूछी होगी, ज़रा एक बार इमेजिन करो तुम लोग। ठीक है, कितने अभी तक उनके आवर्स नहीं सेट हो पाए हैं, एंड ये नंबर आता है 98%। तुम कह सकते हो हर एक बच्चा ऑलमोस्ट जिससे पूछो उसको यही नहीं पता कितने घंटे पढ़ाई करना सफिशिएंट है। 12 घंटे, 13 घंटे, 11 घंटे, 10 घंटे, 5 घंटे, अरे भाई 98% बच्चा। तो मैं तो यार ये नंबर्स देख के बहुत ज़्यादा फैसिनेट हो रहा हूँ कि इससे पता लग रहा है कि जेई एस्पायरेंट्स की अभी इस टाइम मेंटेलिटी क्या चल रही है। तो भैया कितना घंटा पढ़ाई करना नेसेसरी है। अगेन जो बच्चे बहुत लैग कर रहे हैं प्रिपरेशन में, 10% सिलेबस, 15% सिलेबस पे बैठे हैं, तेरे लिए भाई अगर तुझे आईआईटी में घुसना है अगली साल, मान के चल 13 से 14 घंटा तेरा कंपलसरी पढ़ना है। 13 से 14 घंटा कंपलसरी एट ऑल कॉस्ट। जो बच्चे ठीक ठाक अपनी लेवल पे चल रहे हैं, थोड़ा बहुत बैकलॉग है, थोड़ा बहुत सब मतलब ठीक ठाक क्वेश्चन बना रहे हैं, या फिर सिलेबस ठीक ठाक चल रहा है, तो तुम्हारे लिए 12 घंटा इज इनफ। ठीक है, मैं तो कहूँगा देखो तुम भी भाई 13-14 घंटा पढ़ो ना यार, तुम अपना ह्यूमनली लिमिट्स को पुश करो ना स्टूडेंट। इसके बाद से तुम मेरे ख्याल से इतनी कैडी पढ़ाई कभी करोगे नहीं। कॉलेज में तुम कितना भी पढ़ने का ट्राई करो, तुम 5-6 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ोगे। किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करो, 6-7 घंटे से ज़्यादा वहाँ पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं होती है जेई के अलावा। तो 13-14 घंटे तुम भी फोड़ो, लेकिन एक अच्छा नंबर रहेगा तुम्हारे लिए 12 घंटा कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई। एंड जो बच्चे थोड़ा पीछे रह गए हैं, 13-14 घंटा, 15 घंटा पढ़ना पड़ेगा तुमको दोस्त, है ना। इससे कम में काम नहीं चलेगा। तो जो बच्चे 98% जो कंफ्यूज हुए बैठे थे, तुम लोग को इसका आंसर मिल गया होगा। खुश हो ना, मिल गया होगा ना। तो भाई फॉलो करना भी स्टार्ट करो यार इस चीज़ को, खाली आंसर लेके क्या करोगे। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 7 पे आ जाते हैं। चलो, क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि भैया व्हाट इज द बेस्ट टाइम टेबल फॉर जेई स्टूडेंट। पहली बात तो मेरे जैसा कि मैं हर वीडियोस में बताता हूँ, टाइम टेबल जो होता है ना, टाइम टेबल वो एक क्या है, स्कैम है। टाइम टेबल इज अ स्कैम, ये कोई चीज होती ही नहीं है। मैं बताता हूँ असल में पढ़ाई करने का तरीका क्या होता है। टाइम टेबल को आग लगाओ तुम। सुनो, मान क्या लो तुम्हें पढ़ना ही है, कम से कम 12 घंटा तू पढ़ रहा है दोस्त। अब इसको भैया हम टाइम टेबल में कैसे सेट करें, हम क्या 8:30 से लेके 10:45 तक केमिस्ट्री के क्वेश्चन नंबर 14 से लेके क्वेश्चन नंबर 69 तक करेंगे। भाई तू कंप्यूटर थोड़ी है यार, है इंसानों वाली हरकतें कर। इंसान का तुझे फ्लेक्सिबल रखना है भाई खुद को, तभी तो तू 300-400 दिन पढ़ पाएगा। ठीक है, 12 घंटे तू पढ़ाई कर रहा है, तो भैया इसको कैसे डिवाइड करें और कैसे लेके चले। सुन, 12 घंटों को तू स्लॉट्स में तोड़। जैसे कि मान ले तू 2 घंटे से ज़्यादा पढ़ाई मत कर, 2-2 घंटे के क्या कर, तू 6 स्लॉट बना। 2-2 घंटे के 6 स्लॉट बना, हर स्लॉट के बीच में। ठीक है, लिख लेते हैं, 2-2 घंटे के 6 स्लॉट बना लिए हमने। ठीक है, 3-3-6 हो गए तुम्हारे 12 घंटे। अब हर स्लॉट में तुझे क्या करना है, 10 मिनट्स का ब्रेक मानते हैं बहुत है। हर 2 घंटे बाद तुझे 10-10 मिनट का यहाँ पे ब्रेक लेना है। ठीक है, और ये तेरा बेसिकली पढ़ने का तरीका हो गया। ठीक है, 2 घंटे पढ़ाई कर, चाहे तू लेक्चर देख रहा है, चाहे तू प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहा है, कुछ भी कर रहा है। टेस्ट देना तो 3 घंटे का होता है, टेस्ट इज एन एक्सेप्शन। इस चीज़ को समझ और हमेशा इस तरीके से पढ़ाई करा कर, तेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब भैया ये बता दो कि हम केमिस्ट्री कौन से टाइम करें, कौन से टाइम फिजिक्स करें, कौन से टाइम क्या न रहे, भाड़ में जाए सब चीज़ें। तू सुबह को उठाकर तूने ऐसे करके एक कॉपी ली। ठीक है, कॉपी पे क्या लिखा है ऊपर, 12 आवर्स। अब
ये पूरा दिन तू, ठीक है, सुबह सुबह उठा है तूने, पूरा दिन के 12 घंटे में जो जो तुझे चीज़ें करनी है, जो जो तेरी प्रायोरिटीज़ है, तूने यहाँ पे लिख ली। केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 4 देखना है मुझे, फिजिक्स में लेक्चर नंबर 5 देखना है, मैथ्स में मुझे लेक्चर नंबर 3 देखना है, मुझे PYQs लगाने हैं, मुझे केमिस्ट्री के शीट लगानी है, मुझे मैथ्स की DPP लगानी है। तो तूने ऐसे करके बेसिकली क्या कर लिया, अपनी प्रायोरिटी लिख ली और 12 घंटे के हिसाब से उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। और पढ़ने का तरीका तेरा ये रहेगा, तूने सुबह सुबह उठ के अपने दिन की प्रायोरिटी को लिखा और साथ में ऑर्गेनाइज तरीके से पढ़ाई करा। इससे बेस्ट कोई तरीका नहीं होता है पढ़ाई करने का, ठीक है, कोई भी काम करने का। तो ये इस बुलशिट से आगे निकलो कि भैया मुझे 10:45 से लेके ये 2 बजे तक ये चीज़ करनी है, वो चीज़ करनी है, फलाना ढिमाका कुछ नहीं करना है। प्रायोरिटी सेट करनी है दिन की, सुबह सुबह उठ के कौन कौन से टास्क मेरे प्रायोरिटी पर रहेंगे और 2-2 घंटे के स्लॉट में उनको कंप्लीट करते जाना है। डेट्स इट, उसके अलावा कुछ नहीं। तो 80% बच्चे जो इसको कंफ्यूज हुए बैठे थे, तुमको समझ आ गया होगा ना। तो लाइक तो बनता है ना यार, एक कर दो यार। P7 तुम्हारी प्रॉब्लम नंबर 7 हो गई। यहाँ पे आते हैं प्रॉब्लम नंबर 8 पे। और मैं इतनी बार लाइक करने को यार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो बड़ी वीडियो है, मेहनत बहुत लगती है, एंड मैं चाहता हूँ बहुत सारे बच्चे इस वीडियो को देख सके, बहुत सारे बच्चों की हेल्प हो सके, एंड मोटिवेशन मिलता है जब इतना कोई मेहनत करके सेशन बनाता है। और तुम लोग अगर लाइक करते हो तो डेट इज़ द ओनली मोटिवेशन जो फिलहाल है ना। चलो भैया, स्कूल जाऊँ या डमी एडमिशन लूँ मैं, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। और ये कितने बच्चों ने पूछा है, 67% बच्चों ने। चलो ठीक है, एटलीस्ट थोड़ा सा क्लियर है बच्चों को। अगर कोई डमी स्टूडेंट है और रेगुलर स्टूडेंट है और मेरे पास कोई मुझसे क्वेश्चन पूछता है कि भैया ये डमी स्टूडेंट है, इसका सिलेबस 0 पे है, और ये भैया रेगुलर स्टूडेंट है, इसने अपना 30-40% सिलेबस कर रखा है ऑलरेडी, तो आप किसके ऊपर 1 लाख रुपये बैट करना चाहोगे कि सिलेक्शन किसका होगा? मैं कहूँगा इसने 0% सिलेबस करा है, यही सिलेक्शन निकाल लेगा क्योंकि ये डमी में है। इसके सिलेक्शन निकालने के चांसेस बहुत कम है। तो मैं 1 लाख रुपए की बेट जीत भी जाऊंगा, इस चीज़ का मुझे भरोसा है। क्योंकि भाई टाइम तुम पे बहुत होता है। ये फर्जी स्कूल जो तुम स्कूलों में जा रहे होते हो रेगुलर स्कूलिंग में, ये क्या है? ये कुछ है कि डेटिंग क्लब के अलावा कुछ बचा आजकल के स्कूलों में? मैं भाई अपने टाइम में सबसे बड़ी गलती जो मैंने करी थी वो था रेगुलर स्कूलिंग करना, वो भी ICSE बोर्ड में। कोई सेंस नहीं है। अगर जेई प्रिपरेशन को लेके तू किसी भी दिन सीरियस है तो भाई तुझे डमी स्कूल के लिए देखना चाहिए किसी भी हालत में, ठीक है। तो 67% बच्चे, तुम लोग को समझ आ गया होगा विच इज़ बेटर। ओके चलो, बहुत से लोग कहते हैं भैया सोशल स्किल डेवलप करनी होती है मुझे। मैं तो भाई तुझे बताऊं, सोशल स्किल तू कॉलेज में डेवलप कर लेना ना मेरे भाई, एक महीने का काम है। लेकिन जो तू अपनी जेई की स्किल है वो कब डेवलप करेगा? तो ये टाइम भाई, टाइम होता है चीज़ का। सोशल स्किल डेवलप करनी है भैया, जब तुम्हारा पढ़ाई का टाइम है तो भाई तेरे को सोशली एक्टिव होना है। तो कॉलेज में जा, 1000 लोग मिलेंगे तुझे सोशली एक्टिव होने के लिए, अच्छे अच्छे तगड़े लोग मिलेंगे तुझे, ठीक है। तो अगली प्रॉब्लम पे आते हैं, प्रॉब्लम नंबर 9 पे आते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 9 पे अभी भी काफ़ी प्रॉब्लम्स बची हैं, धीरे धीरे सारी प्रॉब्लम्स को हम देखेंगे, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी नहीं आ पा रही है, हाउ टू बी कंसिस्टेंट भैया, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम और बहुत बड़ा इशू आता है। तो भाई इसके लिए मैंने क्या करा था, मेरे टाइम में भी ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई। तो कितने % बच्चों को ये प्रॉब्लम है? 78% बच्चों को, बहुत ही हाई नंबर है। ये जो पूरा स्टेटमेंट है ना, इसके अंदर तुम अपनी पूरी जेई प्रिपरेशन डाल सकते हो, पूरी प्रिपरेशन रिलेट कर सकते हो। जो बच्चा फेल हुआ है ना जेई प्रिपरेशन में, उससे पूछना वो क्यों फेल हुआ है। वो ये नहीं कहेगा कि मुझे सिलेबस समझ नहीं आता था, मुझसे क्वेश्चन नहीं बन पाते थे। वो ये कहेगा भाई मैं मोटिवेटेड तो था पर मैं कभी डिसिप्लिन नहीं हो पाया, मेरे अंदर कभी डिसिप्लिन पैदा ही नहीं हुआ। और अगर डिसिप्लिन पैदा नहीं हुआ तो हर 6ठे दिन 7वें दिन वो गिर जाएगा बेड पे। मोटिवेशन उसको 6 दिन से ज़्यादा नहीं ले जा पाएगी भाई। तू कितना मोटिवेट हो जाए यार, तू 6 दिन से ज़्यादा नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर तू डिसिप्लिन है ना भाई, तो तुझे कोई खींचेगा भी ना तो भी तू नहीं रुकेगा, तो उसको लेके आगे भाग जाएगा। ये पावर होती है डिसिप्लिन की, ये पावर होती है कंसिस्टेंसी की। यार ये कैसे डेवलप करी मैंने, और अभी भी मैं तुमको बताऊं, मैं पिछले अगर तुम गिनोगे 550 दिन से लगातार वीडियो डाल रहा हूँ चैनल के ऊपर, शॉर्ट वीडियो फुल वीडियो के रूप में। तो कैसे भैया मैं इतना कंसिस्टेंट रह पाया? सबसे पहली चीज़, जैसा कि मैंने बताया था, तुम्हारे पास एक गोल होना चाहिए, जो कि हमने सबसे ऊपर डिस्कस करा था कि जब तुम्हें मेंटली स्ट्रांग होना है। तो अगर तेरे पास एक गोल है, तुझे दिख रहा है बड़ा बड़ा, अपने जिस भी तू कुर्सी मेज पे बैठा है ना, सामने एक पोस्टर लगा ले बड़ा बड़ा, जो भी तेरा ड्रीम कॉलेज है, चाहे IIT बॉम्बे है, चाहे IIT दिल्ली है, चाहे IIT रुड़की है, चाहे NIT ट्रिची है, या फिर NIT सूरतकल है, जो भी तेरा ड्रीम कॉलेज है, सामने उसका फोटो लगा ले। भगवान कसम बहुत बहुत हेल्प होएगी तेरी। मोटिवेशन नहीं आएगी, जैसे ही तू बैठेगा डिस्ट्रैक्टेड फील करेगा, अरे भाई ये क्या लगा रखा है मैंने इतना बड़ा, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों चेस खेल रहा हूँ, मैं क्यों इंस्टाग्राम चला रहा हूँ, ये है मेरा गोल।
तो सबसे पहली चीज़ तो तेरे को दिमाग को ट्रिक करना आना चाहिए कंसिस्टेंसी लाने के लिए। तो पहला चीज़ तुझे क्या करना है भाई, बड़ा सा पोस्टर लगाना है अपने ड्रीम कॉलेज का सामने। दूसरी चीज़ तुझे क्या करनी है, जो कि और थोड़ा प्रैक्टिकल तरीका है, जो कि मैंने बताया था, अपने दिन को ऑर्गेनाइज करना है, जो कि मैंने ऊपर टाइम टेबल में तुमको समझाया था। ऑर्गेनाइज करना है अपने दिन को, जैसे सुबह उठ रहे हो एक ऐसे करके पेपर लेना है, पेपर में तुम्हें आज की डेट डाल देनी है और लिख देना है भैया 12 घंटे जो कि तुम पढ़ाई कर रहे हो उसको तुम क्या क्या करने वाले हो, क्या क्या तुम्हारे प्रायोरिटी टास्क होंगे। सारे टास्क लिख लिए तुमने अपने, 8-9 जो भी टास्क है 12 घंटे में जिनको तुम्हें फिनिश करने हैं, उनको चेस करो पूरा दिन बैठ के। अब ठीक है, उनको चेस करो और खुद को रिमाइंड कराते रहो कि भैया ये है मेरा एक फाइनल डेस्टिनेशन, अगले 1 साल बाद मुझे इस कॉलेज में किसी भी कीमत पे जाना है। अभी ये मत सोच कि अगर मैं फेल हो गया तो यार मेरे पे ये ऑप्शन है, क्या है अपने आप से, मेरे पे कोई ऑप्शन नहीं है, मेरे पे कोई ऑप्शन नहीं है, मेरे पे बस यही ऑप्शन है। अभी यही बोल, अगर तू अभी जेई प्रिपरेशन के टाइम पे, जब तेरी पीक प्रिपरेशन है, तो खुद को दिलासा देगा कि नहीं मेरे पे और भी बहुत सारे ऑप्शन है, तो तू कभी पढ़ाई नहीं करेगा, अर्जेंसी नहीं आएगी। प्रॉब्लम नंबर 10 पे आते तो गैस करो भाई कितनों ने क्वेश्चन पूछा होगा कि भैया 100% सिलेबस कंप्लीशन कंपलसरी है जेई मेंस के लिए। कितने परसेंट बच्चों ने क्वेश्चन पूछा होगा, लेट से तेरे दिमाग में भी क्वेश्चन आया होगा जरूर। 75% बच्चों ने पूछा है। तो क्या रियलिटी है भैया, जेई मेंस में कितना परसेंट सिलेबस होना चाहिए? अब ये कोई सिंपल आंसर नहीं है कि 70% सिलेबस करके चले जाओ तुम्हारा जेई पक्का, 60% सिलेबस करके चले जाओ तुम्हारा जेई पक्का। ये कोई इसका प्रैक्टिकल सोल्यूशन नहीं, मैं बताता हूँ इसका असली सोल्यूशन दोस्त है क्या। तेरा जेई मेंस जनवरी में होता है फर्स्ट अटेम्प्ट, ठीक है, तुझे उसमें कितना सिलेबस टारगेट करना है? देख मेरी बात सुन, हमारे पास 3 सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स, और इनको कतई भी मत सोचना कि ये सेम चीज़ें हैं, इनको मत सोचना कि भाई ये सेम चीज़ें हैं, बिल्कुल नहीं, ये तीनों बहुत अलग सब्जेक्ट्स हैं, बहुत अलग सब्जेक्ट्स हैं। लेटेस्ट ट्रेंड अगर तू देखेगा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का बहुत अलग है भाई। मैथ्स में, ठीक है, मैथ्स में अगर तू मान के चल 50-60% सिलेबस भी करता है तो तेरा मान के चल जेई में आराम से सिलेक्शन हो रहा होगा। फिजिक्स की बात करें, तेरे को कम से कम 80 से 90% सिलेबस को फोड़ना है, इवन 100% भी तुझे टारगेट करना है इस सब्जेक्ट के अंदर, क्योंकि ये सब्जेक्ट तेरे को मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इजी देगा एंड इजी क्वेश्चन तुझे हर चैप्टर के आने चाहिए। तो एनसीईआरटी लेवल तो तेरा 100% सिलेबस पे होना चाहिए, ठीक है। तो इतना मान के चल। केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं 70 से 80% तुझे कम से कम, मैं सिलेबस बता रहा हूं, टारगेट तेरा 100% होना चाहिए, कम से कम 70 से 80% तेरे को लेके चलना पड़ेगा। तो अगर तुम इसका एवरेज निकालोगे तो यार मैं एवरेज निकाल लेता हूँ, अराउंड 70% का सिलेबस आ गया, ठीक है। 70-210 होता है मुझे 7-3-21, लेकिन जस्ट मैं तुम्हें एग्जाम्पल के बता रहा हूँ, 70% का सिलेबस आ गया। अब 70% का मतलब ये नहीं है तीनों सब्जेक्ट में 70% नहीं दोस्त, फिजिक्स में एटलीस्ट 90% तो टारगेट कर, केमिस्ट्री में भाई तू 70 से 80%, और मैथ्स में अगर तू 50% तक भी रहता है कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। तू जनवरी में तेरा 99 के ऊपर परसेंटाइल आ रहा होगा। और मैथ्स में मैं इतना कम सिलेबस क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इसमें तू एक सिलेबस पे ह्यूमंगस प्रैक्टिस कर, परफेक्ट कर, मास्टर कर, पीएचडी कर उस चैप्टर को, तभी तेरा क्वेश्चन बनेगा मेंस में। और यही तरीका है पढ़ाई करने का, ठीक है। अपनी प्रॉब्लम पे आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर 11 क्या है भाई, हाउ मेनी बुक्स डू आई नीड टू सॉल्व। कितनी किताबें लगा डाले भैया मेरी, अगर तुम बुक शेल्फ तुमने देखी होगी, कितना DC पांडे, सिंगे, अरिहंत भरा पड़ा है, कौन सी किताब लगानी चाहिए। एंड आई थिंक इस क्वेश्चन का आंसर मैं बहुत बार दे भी चुका हूँ, लेकिन मैं वापस से दूंगा, क्योंकि 78% बच्चे अभी भी नहीं समझे हैं इस चीज़ को लेके। तो 78% बच्चों जिनको इस चीज़ समझ नहीं आई है उनको अपन बताएंगे कि भैया कितनी किताबें हमको लगती हैं सॉल्व करने के लिए। तो सुनो यार, पहली बात तो तुमको एक रेफरेंस बुक अपने पास रखनी है। अगर तुम्हारे पास कोई रेफरेंस बुक नहीं है, ठीक है, तो तुम समझ लो तुम्हारी प्रिपरेशन अच्छी नहीं जा सकती, क्योंकि 100% तुम कोचिंग्स पर रिलाई नहीं कर सकते। कोई ना कोई तुम्हारा कॉन्सेप्ट फंसेगा, कोई ना कोई तुम्हारा क्वेश्चन फंसेगा, तब उसको रिजॉल्व करने के लिए सिर्फ तुम्हारे पास एक रेफरेंस बुक ही होगी, जो कि तुम्हारी साथी होगी। बाकी सब लोग सो रहे होंगे, रेफरेंस बुक हमेशा जगी रहेगी तुम्हारे लिए, ठीक है। तो यू नीड टू हैव एटलीस्ट 1 रेफरेंस बुक फॉर ऑल द फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स, ऑल द 3 सब्जेक्ट्स बेसिकली, ठीक है। तो ये चीज़ हमको समझ आ गई। कौन सी किताब बेस्ट रहेगी भाई, देखो थ्योरी किताब लेना, कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग किताब मत लेना, वो तुम्हारे मटेरियल में ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, तुम्हारी कोचिंग तुमको देता है। मैं फिजिक्स में तुमको बोलूँगा DC पांडे लेना भाई, ठीक है, क्वेश्चन अच्छे हैं, थ्योरी भी ठीक ठाक है। अगर जो बच्चे सिर्फ थ्योरी के लिए लेना चाहते हैं, क्वेश्चंस उनके बाद बहुत है, तो सेंगेज तुम ले सकते हो, सेंगेज जो फिजिक्स की होती है। मैथ्स की अगर बात करोगे, मैंने अपने टाइम में अरिहंत ली थी बाय अमित M अग्रवाल सर, तुम भी सेंगेज ले सकते हो, सेंगेज पब्लिकेशन उसमें भी अच्छी है, ठीक है। ऑनलाइन PDF डाउनलोड कर लो, एटलीस्ट रेफरेंस के लिए अगर रखना चाहते हो, लेनी नहीं है। केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ
ठीक है, मेरे को ऐसा कोई ज़रूरत नहीं पड़ी थी। ठीक है, तुम लोग ले सकते हो, तुम्हारा जो भी टीचर रिकमेंड करेगा केमिस्ट्री के लिए, कोई भी जो तुम्हारा टीचर रिकमेंड कर रहा है तुमको रेफरेंस बुक, वो तुम लेके रख लो। एन अवस्थी वगैरह मत लेना, एन अवस्थी हो गई, एम एस चौहान हो गई, इनको मत लेना क्योंकि ये प्रॉब्लम सॉल्विंग बुक्स हैं। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग बुक्स है, हमें क्या लिखना है, थ्योरी ओरिएंटेड रेफरेंस बुक लेनी है, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग भतेरी है तुम पे। हमारा मटेरियल है, फ्री मटेरियल पड़ा है ऐप के ऊपर, कोचिंग में इतना सारा मटेरियल मिलता है, मटेरियल की कमी नहीं है तेरे पास। पीवाईक्यूज इतने सारे हैं भाई, एक चैप्टर में आराम से 200-250 पीवाईक्यूज हैं, और सॉल्व कैसे करना है किताब को वो हम आगे डिस्कस करेंगे अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम पूछी जाती है तो समझ आ गया। फिजिक्स के लिए तेरे को रेफरेंस बुक्स तू ले सकता है, सेंगेज ले सकता है, मैथ्स के लिए भी तू सेंगेज ले सकता है, और केमिस्ट्री के लिए तू अपने टीचर से पूछ ले, जो भी अच्छी किताब हो वो ले ले। और यहाँ पे फिजिक्स में तुम डीसी पांडे भी ले सकते हो, ये भी लिख लेना, ये भी अच्छी किताब है। और यहाँ पे तुम अरिहंत की अमित एम अग्रवाल वाली किताब भी ले सकते हो, वो भी बहुत अच्छी किताब है, इवन समटाइम्स सेंगेज से बेटर है उसके इलस्ट्रेशंस। चलो आगे बढ़ते हैं। आर ओनली पीवाईक्यू से ना, इसी बात पे आ गए जिसमें मैंने कहा था ना हर चैप्टर। चलो ये पहले तो वो देख लेते हैं कि कितना कौन सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नंबर 12 है, ये 12वीं प्रॉब्लम पे आ गए हम। ठीक है, तो ये कितने बच्चों ने पूछा है, 88% बच्चों ने ये पूछा है कि भैया पीवाईक्यूज इनफ है या नहीं है। पहले तो ये देख यार, तुझे मैं तू खुद ही आंसर देगा इसका, अगर तू कैलकुलेट करेगा ना। और ये मेरा कैलकुलेटेड डेटा है, ठीक है, कैलकुलेटेड डेटा है। 2000 भी छोड़, तू 1990 पे चले जा, 1990 से लेके तू 2024 तक आ। तुझे पर चैप्टर पता है कितना पीवाईक्यूज देखने को मिलेगा, पर चैप्टर कितना पीवाईक्यूज देखने को मिलेगा? आराम से 250 से ऊपर, आराम से 250 से ऊपर। ये मैं बहुत कम बता रहा हूं तेरे को, आराम से 250 के ऊपर पर चैप्टर पीवाईक्यू देखने को मिलेगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि तेरे पेपर में आ चुके हैं भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तेरे पेपर में आ चुके हैं। अब कोई चीज अगर तेरे पेपर में आ चुकी है तो उससे रेलेवेंट क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर तू अकेले कर लेता है मोर देन इनफ है, लेकिन बात आती है ना पीवाईक्यूज अगर सीधा करने बैठ जाओगे हो गई नहीं, तो उसके लिए तुम्हें पहले अपने प्रॉपर लेक्चर्स कंप्लीट करने होंगे। ठीक है, उसके बाद तुम्हें किसी किताब की इलस्ट्रेशंस लगानी होंगी जिससे कि तुम आइडिया डेवलप कर पाओ कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है। तुम्हें हो सकता है डीपीपीज भी लगानी पड़ जाए, उसके बाद पीवाईक्यूज करना। तो 250 की जगह अगर तुम क्या मुश्किल से अगर 100 भी कर लेते हो, 150 भी कर लेते हो तो भी बहुत है भाई। तो तुम ये मत कहना कि भैया पीवाईक्यूज इनफ है या नहीं है, इनफ नहीं है अनटिल अनलेस तुम इलस्ट्रेशंस डीपीपी कर रहे हो तो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या, आंसर बता दो, पीवाईक्यूज इनफ है नहीं है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हिलेंगे ही नहीं पीवाईक्यूज। क्या करोगे तुम, 250 क्वेश्चन को लगाने बैठोगे, उसमें से 40% क्वेश्चन तुमसे हिलेंगे नहीं। तो उसके पहले तुम्हें भाई क्या करना होगा, एटलीस्ट डीपीपी करनी होगी और किसी अच्छी किताब की इलस्ट्रेशंस पढ़नी होंगी। अगर सॉल्व नहीं कर रहे हो तो एटलीस्ट उनको रीड कर लेना जिससे कि तुम्हारे को कहते हैं ना अप्रोच सीखनी आ जाए। उसके बाद तुम 150 पीवाईक्यूज लगा सकते हो। दिस इज द बेस्ट अप्रोच टू सॉल्व पीवाईक्यूज। ठीक है, चलो। और अगर कभी क्वेश्चंस की कमी पड़ रही है ना तो झाँक के एक बार पीवाईक्यूज देख लेना। तुम्हें अगर ऐसा लग रहा है कि भैया मेरे पे क्वेश्चंस नहीं है तो एक बार पीवाईक्यूज उठा लेना। 250 क्वेश्चन है एक चैप्टर में। ठीक है, और हाँ मेरे छोटे भाई, अगर तूने पूरी वीडियो देख ली है तो होपफुली तेरी मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स यहाँ पे सॉल्व हो गई होंगी। लेकिन भैया अभी भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स रहती हैं जो मुझे तंग कर रही हैं। मुझे अपना पर्सनलाइज्ड एक प्लानर चाहिए, मुझे टाइम टेबल अपने लिए बना के चाहिए, मुझे अपने पास एक मेंटर चाहिए जो 24/7 मेरे से बात करे, मेरे डाउट सॉल्व करे और मेरे को मोटिवेट करे। तो भाई अपनी जेई प्रिपरेशन को ट्रैक पे लाने के लिए तू ज्वाइन कर सकता है इंडिया की सबसे बेस्ट, सबसे कैडी और सबसे रिजल्ट प्रोड्यूसिंग मेंटोरशिप, उंगली पकड़ मेंटोरशिप। मैंने भाई डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक डाली है, मैं तेरे को थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ, तो खुद भी पढ़ लेना। देख पहली बात तो तू मुझे जानता ही है, मुझे 5 साल हो गए हैं यही सेम काम करते हुए, बच्चों को मेंटर करते हुए। कितने सारे मैंने रैंक्स निकाले हैं। ठीक है, मेरे खुद के बस की बात नहीं है, ऑब्वियसली बच्चे बहुत समझदार मिले हैं, लेकिन हाँ उनको मेंटर करा है, उनको सही राह दिखाई है मैं और मेरी टीम ने। ठीक है, ये हमारे कुछ रिजल्ट रहे थे 2024 में, तुम देख सकते हो। और ये हमारे प्यारे प्यारे बच्चों के रिव्यूज़ है जो हर महीना मेंटरशिप में आते हैं और अपनी प्रिपरेशन जो कि अभी 0 पे बैठे हैं भाई, एकदम कैडे लेवल पे अपनी प्रिपरेशन को लेके जा रहे होते हैं। तो ये सारे तुम रिव्यूज़ देख सकते हो। ये हमारे लास्ट ईयर के कुछ रिजल्ट्स थे, बहुत सारे रिजल्ट्स है, सारे रिजल्ट्स और रिव्यू तुम यहाँ क्लिक हेयर पे क्लिक करके देख सकते हो। वेबसाइट मेरी बिल आ जाएगी, अगर सारे में डाल दूंगा। तो ये कुछ हमारे रिजल्ट्स थे और देख रहे हो 99.78 99.9 तक बच्चे यहाँ पे गए हुए हैं।
ठीक है, ये सारे हमारे डीएम्स है जो कि हम बच्चों से रिव्यू लेते हैं, तुम देख सकते हो हजारों भाई, लिटरली 800-900 फोटोज हमने अपलोड कर रखे हैं, एकदम जेन्युइन फोटोज है, कोई भी फेक काम नहीं करते हैं, ठीक है, तो बताइए तुम लोग को। तो जो बच्चा 2025 के लिए तैयारी कर रहा है जेई के लिए, जो बच्चा 2026 की तैयारी कर रहा है जेई के लिए, भगवान कसम तुम्हारी जेई प्रिपरेशन को एकदम पलट के रख देगी उंगली पकड़ मेंटोरशिप। ये तुम्हारे मेंटर्स है, हमारे पास IITian मेंटर्स, हमारे पास ऐसे मेंटर जिनकी 100% लिटरली पेपर में आ रखी है। मैंने उंगली पकड़ मेंटरशिप की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहां पे मैं भी तुमको मिला करूंगा, तुम्हारा मेंटर तुम्हारे साथ 24/7 रहेगा, बाप स्टडी मटेरियल और सबसे बेहतरीन फ्री टेस्ट सीरीज भी हमने उसके अंदर ऐसी फ्री में दे दी है, देख रहे हो पूरा पैकेज बना के दे दिया, तुम्हें 1 रुपए भी कहीं भी इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, जाके चेकआउट करो। चलो आगे बढ़ते हैं। अगली प्रॉब्लम नंबर कौन सी है, ये प्रॉब्लम नंबर 13 आ गई भाई, प्रॉब्लम नंबर 13 आ गई। शुड आई स्टडी एट नाइट अर्ली मॉर्निंग, व्हाट इज द बेस्ट टाइम। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो मैं तुमको अपनी ही केस स्टडी बताता हूँ, ये क्वेश्चन भी 96% बच्चों ने, भाई यार 96% बच्चों को अभी अपनी उठना सोना नहीं सॉल्व हुआ है। तो 96% बच्चों तुम लोग सुन लो मेरी बात। एक स्टडी में ये पाया गया था कि ये जेनेटिक होता है, ठीक है, जो लोग हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी अपनी दिन में ला सकते हैं और जो लोग हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी अपनी रात में लाते हैं ना, सिर्फ जेनेटिक्स के ऊपर है, तुम्हारे माँ बाप के जीन्स के ऊपर है। तो ये मत सोचना कि भैया मॉर्निंग पर्सन अगर मैं हूं तो मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूं, हो सकता है तू भाई नाइट आउल हो सकता है तू नाइट आउल हो, तू नहीं हो मॉर्निंग पर्सन, ठीक है, हो सकता है तू भाई मॉर्निंग पर्सन हो, तू जबरदस्ती रात को पढ़ रहा हो, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है इसकी, और ये एकदम जेनेटिक्स है, तुझे कुछ नहीं पता तेरा क्या चल रहा है। तो अपने लिए बेस्ट टाइम ढूंढ, तू ये मत सोच कि अगर भाई ये इंसान सुबह सुबह 6 बजे उठ के पढ़ता है तो मैं भी वही करूंगा, नहीं, तेरे लिए क्या बेस्ट है। मैं अपनी प्रिपरेशन का टाइम बताऊं, मैं अपनी प्रिपरेशन के टाइम जब मैं अपनी पीक स्टडी पे था, मैं दिन के 3 बजे सोता था 3 बजे सोता था और मैं शाम को उठ जाता था भाई अराउंड 6:30 बजे, ठीक है, इतनी मेरी नींद होती थी। बहुत कम नींद है क्योंकि मैं एक झपकी मार लेता था रात को भी 2-3 बजे, हार्डली आधा 1 घंटे की, क्योंकि तब बहुत थक जाता था मैं। तो भाई आखिरी के दिनों की बात कर रहा हूँ जब मैं अपनी पीक प्रोडक्टिविटी पे था, तो ये मेरा सोना था भाई, ठीक है, ये मेरा सोना था इतना, ये 3 PM से 6:30 PM शाम के। तो ये एकदम तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है यार, एकदम तुम्हारे ऊपर। अब आजकल अगर मैं बताऊं, आजकल मैं सुबह जल्दी उठने लगा था, 7-8 बजे उठने लगा था, लेकिन मैंने सोचा यार सर में दर्द हो रहा है, मैं लाइक क्या लिटरली 8-8 घंटे सो रहा हूँ, सुबह उठ रहा हूँ, तब भी मेरे सर में दर्द हो रहा है, प्रोडक्टिविटी आ नहीं रही है, मेरे को कुछ भी नहीं हो पा रहा है, बस हाँ टाइम बहुत बच जा रहा है मेरे पे दिन का, लेकिन प्रोडक्टिविटी कुछ नहीं आ रही है। तो ये सिर्फ इसलिए हो रहा था क्योंकि भाई मैं नाइट आउल हूँ और अभी रात के आई थिंक 3:30 बज रहे हैं, 3:30 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। तो सबका अपना अपना होता है, एंड ये चीज़ तुम अपनी बॉडी के लिए डिस्कवर करो। एंड आई थिंक 96% ऑफ द स्टूडेंट्स गॉट माई आंसर। प्रॉब्लम नंबर 14 पे आते हैं हम, ठीक है। तो भाई अब तक सेशन में आ गए हो तुम लोग, तुम्हारी मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स मैंने सॉल्व कर ली हैं यार। सब्सक्राइब कर दो अगर नहीं करा है, एटलीस्ट लाइक तो कर दे वीडियो को। ओके स्टार्ट करते हैं फिर। शुड आई स्टडी फॉर बोर्ड्स अलॉन्ग विद JEE। क्या भैया हम जेई के साथ साथ बोर्ड्स की पढ़ाई करें? अरे क्यों नहीं करेगा भाई, फेल थोड़ी होना है बोर्ड्स में। बोर्ड्स में 75% का क्राइटेरिया है और हर साल बहुत सारे बच्चे होते हैं जो इस क्राइटेरिया को मेट नहीं कर पाते हैं। एक तुम्हें एग्जांपल बताता हूँ, हमारी ही मेंटरशिप में एक उदया साहू नाम का बच्चा है, उंगली पकड़ मेंटरशिप में, जिसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी है, जाके देख सकते हो। उसके 99.6 परसेंटाइल आया था जेई मेंस के सेकंड अटैम्प्ट में। जब फर्स्ट अटैम्प्ट में वो हमारी मेंटरशिप में आया था, उसको हम खींच के 99.6 परसेंटाइल तक ले गए थे, पर बंदे का 72% आया है बोर्ड्स में। अब क्या करे वो तो लकीली अच्छा हुआ वो अपने बोर्ड के टॉप 20 परसेंटाइल में आ गया, तो वो बच गया, वरना तुम देख रहे हो कितना बुरा उसका हालत हो जाता भाई। एक बंदा जो अपने ड्रॉप ईयर में सेकेंड अटैम्प्ट में 99.6 परसेंटाइल लाया है, वो वोट्स में 72% लाने में फंस गया, 75% लाने में फंस गया, और लकीली टॉप 20 परसेंटाइल वाले क्राइटेरिया की वजह से बच गया। तो भाई पढ़ना तो तुम्हें बोर्ड्स के लिए पड़ेगा, तभी मैं कह रहा हूँ। और ये क्वेश्चन 65% लोगों ने पूछा है। मैं तुम्हें एग्जांपल से बताता हूँ। लेट्स से तुम वेक्टर एंड 3D कर रहे हो, ठीक है, तुमने उस चैप्टर को संडे से लेके, सॉरी मंडे मान लेते हैं, मंडे से लेके तुमने अगले मंडे तक, ठीक है, अगले मंडे तक तुमने उसको अच्छे से पूरा चैप्टर को टाइम दिया, तुमने उसके लेक्चर्स लगाए, थ्योरी लगाई, टेस्ट भी दे दिया जो कि मैंने बताया था, संडे को 2 टेस्ट देना, तुमने सब कुछ करा भाई, एवरीथिंग। बस तुम एक चीज़ और कर लेना, इसके बाद NCERT खोल लेना, NCERT खोल लेना और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर लेना, एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर लेना। डेरिवेशंस जो तुमको वहाँ दिखेंगी, क्या दिखेंगी बेटा तुमको, डेरिवेशंस जो तुमको वहाँ पे दिखेंगी,
उन सारी ही डेरिवेशंस को एक कॉपी खोलना और अपने आप लिखना स्टार्ट करना, समझ समझ के, याद नहीं करनी, लॉजिकली समझ समझ के लिखनी है। तूने सारी डेरिवेशन जितनी भी मेन होती है, यूजली हार्डली 8 से 9 डेरिवेशन पर चैप्टर होंगी, तुझे 8 होगी 8 क्लब कर लेनी है। एक्सरसाइज तो तू आराम से बना ही लेगा, क्योंकि भाई तेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, तूने जेई की तैयारी करी है, तो तेरा टाइम बस डेरिवेशंस को नोट डाउन करने में लगेगा। इतना सा काम, ये मुश्किल से 4 से 5 घंटे का काम होगा एक चैप्टर में। इतना सा 4 से 5 घंटे का काम तेरे बोर्ड्स के डर को एकदम जीरो नलिफाई कर देगा। तुझे अलग से 1 महीने का टाइम बोर्ड्स को नहीं देना पड़ेगा, जो कि बच्चे यूजली देते हैं। अप्रैल अटेम्प्ट में क्या करते हैं, पूरा मार्च बोर्ड्स पढ़ने में लगा देते हैं। अरे भाई फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ही तो है, चाहे जेई की हो चाहे इसकी हो। डेरिवेशन का थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है, तो आज से ही 4-5 घंटा या तो एनसीईआरटी रीड कर लो या उसकी एक्सरसाइज की डेरिवेशंस को एक बार नोट करके चल लो। तो लेट्स कम टू प्रॉब्लम नंबर 15, हाउ टू डील विथ प्रोक्रेस्टिनेशन। ये तो भाई 100% बच्चों ने ऑलमोस्ट पूछ लिया है। हर बच्चा यानी कि प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा है अपने कामों को। सुनो, सबसे प्रैक्टिकल तरीका बता रहा हूं तेरे को प्रोक्रेस्टिनेशन को एकदम जड़ से खत्म करने का, वो है डेडलाइन बनाना स्टार्ट कर। डेडलाइन बना तूने सुबह को, ठीक है, सुबह को जो मैंने बताया था तुझे एक कॉपी लेके चलनी है, उसमें तुझे अपने प्रायोरिटी वाले टास्क लिखने हैं। इनकी डेडलाइन लिख, इनकी डेडलाइन लिख कि भैया मुझे ये किसी भी हालत में आज कंप्लीट करने हैं। अगर मैं बैठा हूं सुबह 6 बजे तो 12 घंटे के हिसाब से, और बीच में अगर मैं ब्रेक्स भी इंक्लूड करूं, मुझे 9 घंटे 9 बजे तक रात के ये सारे टास्क कंप्लीट करने हैं। ये मेरी डेडलाइन है। और बड़ा बड़ा उसको सामने लिख ले। बोर्ड एक लिया, व्हाइट बोर्ड 150-200 रुपए का आएगा, लिख के सामने लगा ले। जैसे ही तेरे को ऐसे लगे अरे यार आप चेस खेलते, अरे भाई मेरे 5 टास्क तो रहते हैं, घंटा तू प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करेगा। बेसिकली तुम्हें दिमाग, ये सब क्या है, ये चोचले क्या होते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन, कंसिस्टेंसी ना आना, ये ब्ला ब्ला लसन, क्या है ये सब चीजें? ये सब चोचले हैं जो कि ये ऑनलाइन पढ़ाई करके आने लगे। ठीक है, सिंपल सा तरीका है भाई, खुद के दिमाग को ट्रिक करो। तुम्हारा दिमाग तुमको ट्रिक करा बैठा है। प्रोक्रेस्टिनेशन का सबसे सिंपल सोल्यूशन ये रहता है, एक्ट करो। एक्ट करो, वेट मत करो। तुम्हें ना प्रोक्रेस्टिनेशन जड़ में फंसा लेगा। अगर तुम इनिशियली 5-6 सेकंड में एक्ट कर जाते हो, जब तुम्हें ऐसा लग रहा है कि भाई मान लो तुम फोन चला रहे हो, तुमको एग्जांपल देकर चलाता हूँ, फोन चला रहे हो, ठीक है, तुम्हें दिख रहा है कि भैया मेरे 5 टास्क रहते हैं लेकिन मैं फोन चला रहा हूँ। मान लो तुम्हारी गलती से एक बार ऐसे बोर्ड की तरफ आंख से लेकर, अरे मेरे 5 टास्क रहते हैं। अगर तुमने अगले 5 सेकंड में इस फोन को फेंक दिया अपने हाथ से और अपने टास्क को एक बार और देख लिया, तो समझ लेना तुम उस टास्क को करने लग जाओगे। लेकिन अगर तुम 5 सेकंड के अंदर अपने फोन को नहीं फेंक पाए, तो समझ लेना प्रोक्रेस्टिनेशन तुम्हारा अगला 3 से 4 घंटा और ले जाएगी, तुम्हें जकड़ लेगी। समझ आ गया? सामने टास्क तेरे होने चाहिए। एंड ये तरीका है जो 100% ऑलमोस्ट बच्चे मुझसे पूछ रहे थे, भाई ये तरीका अपनाओ। प्रैक्टिकल अप्रोच बता रहा हूँ सारी। ठीक है बच्चा पार्टी, तो ये 16वें क्वेश्चन पे आते हैं। तुम्हारे 15 क्वेश्चन हो चुके हैं, अब तक मजे आ रहे होंगे तुमको, बहुत सारी चीजों का सोल्यूशन मिल रहा होगा। भाई इतनी दूर तक अगर तू आ गया है तो कॉन्ग्रेचुलेशन। या थोड़ा सा एक छोटा सा काम कर दे अपने भाई की मोटिवेशन के लिए, कमेंट सेक्शन में जाके बेस्ट मेंटर अजय भैया लिख सकता है ना, इतना मेहनत तेरे लिए कर रहे हैं, तो अभी के अभी कमेंट कर दे बेस्ट मेंटर अजय भैया, फिर अजय भैया ओपी, जो तेरी मर्जी है, प्यार से लिख सकता है। ठीक है, मोटिवेशन मिलता है भाई काम करने का। सुनो अब, शुड आई प्रिपेयर अ डाउट नोटबुक? ये एक अजीब सा क्वेश्चन है। आई थिंक ये कम बच्चों ने पूछा होगा, 64% ने पूछा है कि डाउट बुक्स क्या होता है। देखो मैं तो तुमको एक सिंपल सी बात बताऊंगा। लेट से तुम्हें 25 क्वेश्चन की शीट सॉल्व कर रहे हो, उसमें 1 से लेके लेट से 25 क्वेश्चन तक क्वेश्चंस हैं। अब मान लो 25 में से हुआ क्या, तुमने क्वेश्चन नंबर 4 में तुम फंस गए, क्वेश्चन नंबर 21 में तुम फंस गए, क्वेश्चन नंबर तुम 7 में फंस गए, तुम 3 क्वेश्चन में फंसे हो, तो तुमको क्या करना है भाई? ठीक है, वो जो शीट तुमको मिली है ना, उसके ऊपर ऐसे करके स्टार मार्क कर लेना है, स्टार मार्क कर लेना है, ऐसे करके सबके ऊपर स्टार मार्क कर लेना है। और यहाँ पे बगल में उस शीट में लिख देना है, छोटा सा शीट में लिख दो हिंट करके। हिंट क्या यूज करनी है? जिस भी तुम स्टेप में फंसे हो, क्वेश्चन नंबर 21 में फंसे हो, क्यों फंस रहे होगे, कोई छोटा सा स्टेप मिस हो गया होगा, तो उस हिंट को यहाँ पे करके लिख दो कि भैया इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, एनर्जी बैलेंस करनी है, एनर्जी बैलेंस वाली अप्रोच अपनानी है, या इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमको डायरेक्ट वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर देना है। तो तुमको एक छोटी जो हिंट तुम फंस रहे थे, तुमने वहीं के वहीं लिख ली, और नेक्स्ट टाइम जब तो रिवाइज करने आएगा उस शीट को, तो तुझे बस स्टार वाले क्वेश्चन को पढ़ना है और रैंडमली 1-2 क्वेश्चन लगा लेने हैं जो कि तूने पहले भी कर लिए थे, उनको भी लगा ले। स्टार वाले क्वेश्चन सारे पढ़ने हैं, तो कोई नोटबुक वोटबुक प्रिपेयर नहीं करनी तुम्हें, बस इस तरीके से चीज़ों को चलना है लेके। ठीक है, फालतू का टाइम वेस्ट मत करो कि क्वेश्चन लिख रहे हो, उसके सोल्यूशन लिख रहे हो, रट रहे हो, वो सब फालतू गिरी है। ठीक है, तुमने जो प्रॉब्लम में फंसे वहीं के वही हिंट डाल के लिख लिया, बार बार उसको रिवाइज करो, बस डेट्स इट। ओके, अब मान लो तुम अगर 200 क्वेश्चन सॉल्व करो, जैसे कि मैं तुमको बताया था, तुम कितनों के क्वेश्चन को नोट कर लोगे? रट थोड़ी रहो भाई, तुम्हें अप्रोच सीखनी है, क्वेश्चन थोड़ी रटने हैं। यहाँ तो पेपर में अलग ही क्वेश्चन आएगा फिर।
ठीक है, रटो मत, वहीं का वहीं स्टार मार्क करके हिंट लिख लो, और जब उस चैप्टर को रिवाइज करने हो तो उन 200 क्वेश्चन के सेट में से उन सारे स्टार वाले क्वेश्चंस को वापस से सॉल्व करो। ठीक है, ये बेस्ट अप्रोच होती है। तो 64% बच्चे कंफ्यूज थे। आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट। प्रॉब्लम नंबर 17 पे, P17 जिसको हम कहेंगे, इफ आई एम एमिंग फॉर जेई में शुड आई सॉल्व जेई एडवांस क्वेश्चन। 100% क्यों नहीं लगाओगे तुम? जेई एडवांस के क्वेश्चन तुम्हें लगाने ही है, तभी तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स बनेंगे और तभी तुम्हें जेई मेंस के क्वेश्चन ईजी लगेंगे। अगर जेई एडवांस नहीं करा तो फिर मेंस ईजी ही नहीं लगेगा कभी। तो एटलीस्ट अगर तुम क्वेश्चंस नहीं बना पा रहे हो तो जो इलस्ट्रेशन टीचर कराता है उसको पूरा पूरा देखो। जो तुम सॉल्व एग्जांपल्स देखते हो किताबों से उनको तुम जेई एडवांस वाले भी देखो। तुम अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो जेई एडवांस वालों को इग्नोर मत करो, एटलीस्ट उनके सोल्यूशन देख के कॉन्सेप्ट्स को समझ लो। एडवांस को इग्नोर करोगे तो मेंस भी नहीं होगा। और अगर एडवांस को एकदम ही तुम जनवरी में उठाना चाह रहे हो तो फिर एडवांस हमारा कभी होगा भी नहीं। अभी से लेके चलना है पूरी, प्लस इलस्ट्रेशंस प्लस एग्जाम्पल्स तुम्हें एटलीस्ट एडवांस तक तो किसी भी हालत में लगाने लगाने हैं। तुम क्वेश्चन सॉल्विंग में थोड़ी बहुत मेंस तक कर सकते हो, लेकिन वो भी तुम्हें मेंस प्लस करनी है। एडवांस की भी करना चाहो तो कर लो, वरना यहाँ पे तुम इग्नोर कर सकते हो। लेकिन भाई इलस्ट्रेशंस, एग्जाम्पल और थ्योरी तुम्हें एडवांस की करनी ही करनी है। और 87% बच्चे जो चीज़ पूछ रहे थे उनको इसका सोल्यूशन मिल गया होगा। इम्प्लीमेंट भी करना है इन चीज़ों को, सिर्फ मैं यहाँ पे बकने नहीं आया हूँ। इम्प्लीमेंट करो तभी ये प्रॉब्लम, इतनी बड़ी वीडियो बना रहा हूँ मैं। तो प्रॉब्लम नंबर 18 के ऊपर आते हैं। इस टेस्ट एनालिसिस इंपॉर्टेंट, हाउ शुड बी डू डैट। तुम्हारी आत्मा मर गई है क्या? तुम ये क्या बात कर रहे हो कि टेस्ट एनालिसिस इंपॉर्टेंट? ये कोई बात होती है? तुम कोई गलती कर रहे हो, तुम कहीं पे कोई मिसहैपनिंग कर रहे हो, कुछ भी तुम कर रहे हो, कोई ब्लंडर कर रहे हो, तो तुम उसको एनालाइज नहीं करोगे क्या? अगर एनालिसिस नहीं करोगे तो इंप्रूवमेंट कैसे होगा? तो क्वेश्चन तुम क्या पूछ रहे हो भाई? 100% इंपॉर्टेंट है। और अगर इंपॉर्टेंट है तो भैया किस तरीके से हमें करना चाहिए प्रॉब्लम सॉल्व, सॉरी एनालिसिस। तो भाई देखो, मैंने ऑलरेडी इसके लिए एक वीडियो बना रखी है। ठीक है, ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, तुम सर्च कर सकते हो, फास्ट एंड स्टूडियस, फास्ट एंड STUDIOUS, ठीक है, टेस्ट एनालिसिस। 40 मिनट की वीडियो है, पूरा खोल के रख दिया है टेस्ट सॉल्विंग को, टेस्ट एनालिसिस को, पोस्ट टेस्ट क्या करना है, प्री टेस्ट हमें क्या करना है, सब कुछ खोल के रख दिया। तो टेस्टिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है वीडियो देख लेना, बिल्कुल 100%। ठीक है, अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं जो है हमारी प्रॉब्लम नंबर 19। प्रॉब्लम नंबर 19 क्या है भैया? व्हाट शुड बी द रिवीजन स्टेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिस बच्चे ने भी ये चीज़ मिस कर दी भाई उसको मैं क्या ही बोलूँ। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, एंड ये 77% बच्चों ने ऑलरेडी पूछा हुआ है। ठीक है, क्या तरीका होना चाहिए? देखो, हमारे लिए रिवीजन 2 तरीके का होता है। ठीक है, रिवीजन 2 तरीके का होता है। पहला होता है डेली बेसिस वाला, जिसको हम DB के नाम से बोलेंगे, और दूसरा होता है हार्ड कोर रिवीजन, जिसको हम HC के नाम से बोलेंगे। ठीक है, हार्ड कोर रिवीजन और डेली बेसिस रिवीजन। डेली बेसिस पे क्या होता है? हमें डेली बेसिस पे रात को सोने से पहले 30 मिनट्स क्या करना है? अपने शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करना है। ये हमारा डेली बेसिस का कर्तव्य धर्म है हमारा। अगर हम जेई प्रिपरेशन हमारा रिलीजियन है तो सबसे बड़ा हमारा प्रिंसिपल क्या होगा? 30 मिनट शॉर्ट नोट्स पढ़ना। ठीक है, डेली बेसिस पे सोने से पहले पढ़ो, सुबह उठ के पढ़ो, तुम्हारे ऊपर है, 30 मिनट पढ़ने ही पढ़ने शॉर्ट नोट्स। अगली चीज आती है भैया, ये तो तुम्हारा डेली बेसिस पे हो गया। अब आता है हार्ड कोर रिवीजन। क्या होता है हार्ड कोर रिवीजन? हम कब कर रहे होते हैं? जब हमारा कोई इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है। ठीक है, जब हमारा क्या होता है, एक सेकेंड, हाँ, जब हमारा कोई इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है, लेट्स से तुम्हारा संडे को टेस्ट है। ठीक है, संडे को टेस्ट है, तो तुम टेस्ट के क्या करोगे? 5 से 6 घंटा पहले हार्ड कोर रिवीजन करोगे। हार्ड कोर रिवीजन में आता क्या है? तुम अपने सारे शॉर्ट नोट्स को पढ़ोगे, तुमने जो प्रीवियस क्वेश्चंस लगाए हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस जो तुमने लगाए, नॉट PYQs, ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन जो तुमने कभी लगाए होंगे उनको तुम्हें वापस रीसॉल्व करना है। तो स्टार वाले क्वेश्चन थे, मैंने ऊपर बताए थे, उनको वापस सॉल्व करना है। और क्या करना है भाई? सम अमाउंट ऑफ क्वेश्चन तुम्हें उस चैप्टर के नए मटेरियल लगा रहे हैं, न्यू क्वेश्चंस लगाने हैं। ठीक है, शॉर्ट नोट्स रिवाइज करना है तुम्हें बच्चों, और पुराने प्रीवियस करे हुए क्वेश्चन करने, और तुम्हें नए क्वेश्चंस भी लगाने, न्यू क्वेश्चंस भी लगाने। इसको हम कहते हैं हार्ड कोर रिवीजन। और ये कब किया जाता है? हर टेस्ट के पहले। तो इन दोनों को ही तुम्हें करना है, डेली बेसिस पे शॉर्ट नोट्स रिवाइज करने हैं, और हर टेस्ट के पहले तुम्हें ऐसे 5-5, 6-6 घंटा हार्ड कोर रिवीजन करना है। तभी मैं कह रहा हूं, अगर तुम टेस्ट नहीं दोगे तो तुम कभी अपने सिलेबस को प्रॉपर्ली रिवाइज भी नहीं कर पाओगे। तो हर चीज इंटरकनेक्टेड है। समझ आया तुमको? बस तुमको ये करते चलो, रिवीजन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई एक चीज भी नहीं भूलेगा तू। तो प्रॉब्लम नंबर अगर 19 की बात करें तो मेरे ख्याल से सोल्यूशन तुमको मिल गया होगा। आते हैं प्रॉब्लम नंबर 20 के ऊपर। ओके, शुड आई डू टाइम बाउंड क्वेश्चन प्रैक्टिस? अब ये कितने परसेंट बच्चों ने पूछा है? 74% बच्चों ने। नाइस।
टाइम बाउंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी चाहिए, कब करनी चाहिए? देखो इसका आंसर येस भी है, इसका आंसर नो भी है। अब तुम अगर इनिशियल जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, मैं तुमको फिर से वापस से 1 से लेके 100 के उसमें बताता हूँ, ठीक है। तुम क्वेश्चन नंबर 1 पे हो, तुम क्वेश्चन नंबर 1 से ट्रैवल करते हुए तुम मान लो 100 क्वेश्चन ही लगा रहे हो, अभी क्वेश्चन नंबर 100 पे आ गए हो, ठीक है। तुम पहले कहते हैं ना, पहले 50% क्वेश्चन पे टाइम बाउंड प्रैक्टिस मत करना, वरना तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स कभी डेवलप ही नहीं हो पाएंगे। पहले 50 क्वेश्चन में तुम रेजिस्टेंस फील करो, तुम फील करो भाई क्या होता है टाइम लगा के क्वेश्चन सॉल्व करना, पसीना भाव। ये तुम्हारा बेसिकली तुम कह सकते हो प्रैक्टिस जोन है। क्या, कौन सा जोन है? लर्निंग जोन कह दो उसको। ये तुम्हारा कौन सा जोन है? लर्निंग जोन है प्रॉब्लम प्रैक्टिस का, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 50 तक, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 तक। क्वेश्चन नंबर 51 से लेके तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 100 तक तुम कह सकते हो तुम ऑलरेडी अप्रोचेस सीख चुके हो बहुत सारे क्वेश्चंस की। अब तुम हर क्वेश्चन में 2 से 3 मिनट का टाइम लगा के सॉल्व करोगे तो तुम्हें मजा आएगा। ऑल्दो कोई कंपलसरी नहीं है, तुम्हें अगर 5 मिनट लग रहे हैं लेकिन तुम उस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर ले रहे हो तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे तुम अपना टाइम बाउंड प्रैक्टिस स्टार्ट कर देना, तो अपना तुम्हारे लर्निंग जोन हो जाएगा, और क्वेश्चन नंबर 51 से लेके क्वेश्चन नंबर 100 तक तुम्हारा प्रैक्टिस जोन हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 50% ऑफ द क्वेश्चन प्रैक्टिस हमें लर्निंग जोन में करनी है, 50% ऑफ द क्वेश्चन प्रैक्टिस हमें टाइम बाउंड करनी है। अगर इनिशियली हम टाइम बाउंड करने लगेंगे तो हमारे कॉन्सेप्ट्स कभी बन नहीं पाएंगे, और अगर हम टाइम बाउंड बिल्कुल नहीं करेंगे तो कभी भी हम टेस्टिंग के लिए प्रिपेयर नहीं हो पाएंगे, ठीक है। और ऑब्वियसली जो तुम टेस्ट देते हो हर संडे को या कभी भी देते हो वो तो टाइम बाउंड होने ही चाहिए। चलो एक लाइक का रिमाइंडर देता हूँ भाई, लाइक कर दे यार बेशरम, चला जा। प्रॉब्लम नंबर 21 पे आ जाते हैं। इस एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट 100%, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ये क्वेश्चन कितनों ने पूछा है? 77% बच्चों ने। ये भी एक काफ़ी बड़ा अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स है भाई। एनसीईआरटी 3 तरह की होती है, मतलब 3 सब्जेक्ट्स में ऑब्वियसली होती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स में। फिजिक्स की एनसीईआरटी बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बोर्ड्स के क्वेश्चन यहीं से बन रहे होते हैं। एंड जैसा कि मैंने बताया था हर चैप्टर के बाद तुमको एनसीईआरटी करनी ही है, 4 से 5 घंटा उसकी रीडिंग मारनी ही है, या फिर डेरिवेशंस एक जगह पे लिखनी ही है। जैसा कि मैंने ऊपर बताया था, जो बच्चों ने मिस कर दिया वो चीज़ तो उनको वापस से बता दिया मैंने। 4 से 5 घंटा जैसे ही तुम्हारा चैप्टर खत्म हो रहा है एनसीईआरटी की रीडिंग लगा लो, बहुत है। केमिस्ट्री में भी तुमको भाई कह सकते हो तुम, वेरी इंपॉर्टेंट लिखना चाहता था मैं यहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट आ जाती है एनसीईआरटी, 4 से 5 घंटा तुम पढ़ना। एंड मैथ्स की अगर मैं बात करूँ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे तुम इग्नोर कर सकते हो एनसीईआरटी को, ठीक है, इग्नोर कर सकते हो। बोर्ड्स के लिए भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर तुम जेई की प्रैक्टिस कर रहे हो तो मैथ्स की एनसीईआरटी तुम्हारे लिए हलवा है, ठीक है, इतना भी हलवा नहीं है। जो लोग सोचते हैं यार एनसीईआरटी बहुत आसान है, यार एनसीईआरटी में भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जो तुम्हारे सीबीएसई बोर्ड में पूछे जा सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है, जो कि सिंगेज के कुछ लेवल के कुछ क्वेश्चंस है, जो लाइक जो लोग मेरी इस बात को मुझे ट्रोल करने लगेंगे कि अरे एनसीईआरटी को डिफेंड कर रहा है भाई, तुमने लगता है एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगाए नहीं है। कुछ इलस्ट्रेशन एनसीईआरटी में काफ़ी डिसेंट है सच में, ठीक है। बोर्ड्स में अगर आ गई तो तुम्हारे लग जाएंगे, जितने बच्चे यहाँ पे खुश हो रहे होंगे, ठीक है। तो मैथ्स में तुम इग्नोर, तो अभी तो इग्नोर कर दो, कोई इतनी ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, फिजिक्स केमिस्ट्री में हर चैप्टर की एनसीईआरटी को चैप्टर के बाद लगा लेना, बोर्ड्स में तुम बचे रहोगे। वरना बोर्ड्स में जैसे उदया का मैंने बात बताया था, जेई के सेकंड अटेम्प्ट में 99.6 परसेंटाइल, बोर्ड्स में बच्चे की 72 परसेंटाइल रह गई थी, और हमारे मेंटरशिप का स्टूडेंट था। ओके, तो हम आते हैं प्रॉब्लम नंबर 22 के ऊपर। अरे कहाँ गई? हाँ, ये है हमारी प्रॉब्लम नंबर 22। शुड आई मेक नोट्स और जस्ट शॉर्ट नोट्स? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड इसके ऊपर पूरा यूट्यूब पे कलेश मचा हुआ है भाई। शॉर्ट नोट्स बनाया, नोट्स बनाए, तू नूब है, नोट्स बनाता है, तू नूब है, तू शॉर्ट नोट्स बनाता है, यही पूरा कलेश मचा रखा है लोगों ने। और ये 55% बच्चों ने पूछा है, ये तो काफ़ी कम नंबर है, कंफ्यूज तो बहुत है इसमें बच्चे। तुम्हारे कोचिंग में पीपीटी मिलती होगी, लेट्स से लेक्चर नंबर 4 है इलेक्ट्रोस्टैटिक का, उसकी ऑलरेडी पीपीटी तेरा टीचर तुझे देता होगा। तो तुझे क्या करना है, उस पीपीटी का प्रिंट आउट निकलवा लेना है 50 रुपये का, और भाई जब तेरा लेक्चर चल रहा है उस पीपीटी को लेके बैठ जा, हाईलाइटर ले, एक पेंसिल ले, और साथ में एक रफ कॉपी ले। जो तेरा टीचर बताता जा रहा है तू हाईलाइटर से उसको मार्क करता जा, बेसिकली रिफर करता जा। जो भी टीचर ने तेरे कोई बढ़िया सी ट्रिक बता दी, कोई बढ़िया चमकने वाला कॉन्सेप्ट बता दिया, तो अब पेंसिल से तुझे क्या करना है, यहाँ पे उसको ऐड कर लेना है। कोई बहुत तगड़ा इलस्ट्रेशन, कोई तगड़ी सी चीज़ उन्हें प्रैक्टिस करने को दे दी, तुझे रफ कॉपी में उसको सॉल्व कर लेना है, खत्म। तेरा जो फालतू के लंबे लंबे नोट्स जो तू बनाता है उसका तेरा टाइम बचेगा। तो भैया इससे क्या करा हमने, टाइम बचा लिया। दूसरी चीज़,
तेरे पास क्या हो गया, एक पीपीटी रेडी हो गई, तेरे पास क्या हो गया, एक पीपीटी रेडी हो गई जो कि तूने खुद से रिफर करते हुए पढ़ी है, तूने सारे ट्रिक्स और सारे कॉन्सेप्ट्स उसके अंदर लिखे हुए हैं, साथ में तूने क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान दिया, क्योंकि जब तू थ्योरी नहीं लिखी तो तूने सारा का सारा टाइम प्रॉब्लम सॉल्व करने पे लगाया। दिस इज़ द बेस्ट अप्रोच। इसके अलावा तुझे कुछ नहीं करना है। फुल नोट्स, जो बच्चे भी सिर्फ पूरा दिन फुल नोट डिज़ाइन बनाते रहते हैं वो भी गधाबंती कर रहे हैं। जो कि खाली शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, भाई तुम खाली शॉर्ट नोट्स बना कैसे लोगे जब तुम्हारे पास फुल नोट्स ही नहीं है? तो कैसे बना लोगे? तुम्हें क्या पता क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है शॉर्ट नोट्स में डालनी है? शॉर्ट नोट्स का सारा पर्पस ही तुम खत्म कर दोगे। शॉर्ट नोट्स में क्या डाला जाता है? वो चीज़ जो इंपॉर्टेंट है, जो तू भूल रहा है, जो तुझे बार बार खुद को याद दिलानी है। तुझे क्या पता क्या तू भूल रहा है जब तू फुल नोट्स नहीं बनाएगा भाई? तो भाई पीपीटी लेके आओ, रेफर करते हुए चलो, और साथ में रफ कॉपी में सॉल्विंग करो, डेट्स इट। इसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं करना है। प्रॉब्लम नंबर 23, टू डू लिस्ट कैसे बनाए? टू डू लिस्ट की अगर हम बात कर रहे हैं तो भाई कैसे क्या बनाए? जैसा कि मैंने सुबह सुबह तुमको बताया था, उठना है, कॉपी लेनी है, ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, 12 घंटे डालना है, यहाँ पे तुम्हें अपनी डेट डालनी है, आज की डेट के, जैसे स्कूल में करते थे, डेट लिखनी है और अपने भाई प्रायोरिटी के टास्क लिख लेने हैं और उनको 12 घंटे के हिसाब से चेस करना है पूरा दिन। यही होती है टू डू लिस्ट, इसके अलावा कुछ और नहीं होता है। तो भाई 66% बच्चे जो भी ये पूछ रहे थे, आई थिंक उनको सोल्यूशन मिल गया होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है हमारी प्रॉब्लम नंबर 24। भैया नोट्स रिवीजन में बहुत टाइम लगता है, हाउ टू डू दिस? तो बोला ना भाई, शॉर्ट नोट्स जो तुमने बनाए हैं, शॉर्ट नोट्स को पढ़ो बैठ के, जो तुमने पीपीटी रेडी करी थी उसके अंदर से अब तुम शॉर्ट नोट्स बना लो। अब शॉर्ट नोट्स को डेली बेसिस पे, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया था, देखो रिवीजन वाला जो मैंने तुमको चीज़ बताई थी, ठीक है, कहाँ रिवीजन स्ट्रेटेजी, जैसा कि तुम्हें मैंने बताया था, ठीक है, डेली बेसिस पे तुम्हारा जो रिवीजन हो रहा होता है वो तुम्हारे शॉर्ट नोट्स से होने वाला होता है। तुम्हें पूरा चैप्टर कंप्लीट करने के बाद 1 घंटा निकाल के शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं दोस्त, और उनको डेली बेसिस पे 30 मिनट पढ़ना है। हार्ड कोर रिवीजन का मैंने तुमको बता दिया था। 75% ऑफ द स्टूडेंट्स का डाउट यहाँ पे क्लियर हो गया। अब आते हैं प्रॉब्लम नंबर 25 के ऊपर। भैया क्वेश्चन करके भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, क्या करें? क्वेश्चन करके भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। देखो कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आएगा तुमको? पहली चीज़, तुमने क्वेश्चन पूरी तरह से नहीं करा, तुमने उसका सोल्यूशन देख देख के उसको सॉल्व करा। दूसरा हो सकता है तुमने भाई उसमें 50 मिनट लगा दिया क्वेश्चन में, तो तुम्हें ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, ठीक है। या फिर हो सकता है तुमने कॉन्सेप्ट्स को तुक्के में लगा दिया, तुक्के लगा लिए, तुमने कॉन्सेप्ट को समझा नहीं, रट लिया, ठीक है, तुमने तुक्के मार दिया, तुमने समझा नहीं, क्या कर लिया तुमने, क्रैम कर लिया कॉन्सेप्ट्स को, तब तुम्हारा कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो भाई पहली बात तो, अगर तुम्हें सोल्यूशन देखने की ज़रूरत पड़ रही है तो तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स वीक है। तुम्हें क्या करना चाहिए दोस्त, इलस्ट्रेशंस लगानी चाहिए खूब सारी उससे पहले, ठीक है। रुक जाओ, रोको खुद को, जाके रेफरेंस किताब को पकड़ो, उस टॉपिक की इलस्ट्रेशन लगाओ। सिमिलरली अगर तुम 50 मिनट एक क्वेश्चन में लगा रहे हो, यानी कि तुम्हें क्वेश्चन आता है लेकिन उसके शॉर्टकट्स नहीं पता, उसके सही तरीके नहीं पता, तुम्हें उसके पैटर्न्स डेवलप नहीं करें अभी तक, तो पैटर्न्स डेवलप करने के भी लिए तुम्हें इलस्ट्रेशन / सॉल्व एग्जाम्पल्स लगाने पड़ेंगे। एंड अगर तुम तुक्का मार रहे हो, तुमने कॉन्सेप्ट्स को क्रैम कर रखा है, तो तुम्हें वापस से थ्योरी रिविजिट करनी चाहिए। ये तीनों का सिंपल सोल्यूशन है। बेसिकली सॉल्व एग्जाम्पल एंड इलस्ट्रेशंस तुम लगाओगे, तुम्हारे पास अप्रोच डेवलप होगी, मेथडोलॉजी डेवलप होगी, टाइम कम लगेगा, सोल्यूशन देखने की कम ज़रूरत पड़ेगी। और अगर तुम क्रैम करके बैठे हो कॉन्सेप्ट्स को, तो भाई थ्योरी वापस से देख, ठीक है। चलो, तो 68% बच्चों ने पूछा था, ऑलमोस्ट 69% हो गए थे, बट हाँ चलो 68% ने पूछा था। प्रॉब्लम नंबर 25 यहाँ पे रिजॉल्व हो गई है। प्रॉब्लम नंबर 26 पे आते हैं। माई क्लास 11th इज वीक, कैन आई स्टार्ट विथ क्लास 12th? तो ये 11वीं वाले बच्चे ने, जो 11वीं से 12वीं में जा रहे हैं, उन्होंने बहुत पूछा है मेरे से क्वेश्चन कि भैया 11th वीक है, क्या मैं 12th स्टार्ट कर दूँ? बिल्कुल यार, बिल्कुल करो, ठीक है, बिल्कुल करो। अगर तुम एक अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, तो वो जो क्लास 12th में जो तुम्हें टॉपिक्स पढ़ा रहे हैं ना, जो भी 11th के कॉन्सेप्ट वहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, वो वहाँ के वहीं थोड़ा थोड़ा बता देंगे, उतना बता देंगे कि तुम्हारा लाइक तुम्हें कोई दिक्कत ना हो चैप्टर के अंदर, ठीक है। उसके बाद वो तुम्हारा कर्तव्य बनता है, अगर तुम किसी कॉन्सेप्ट में फंस रहे हो, लेट से 12th में जो पहला चैप्टर होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसमें वर्क एनर्जी पावर के बहुत सारे कॉन्सेप्ट लगते हैं, ठीक है। या फिर तुम कह सकते हो सेंटर ऑफ मास का उसके अंदर कॉन्सेप्ट लगता है। वो जो सेंटर ऑफ चार्ज वाला कॉन्सेप्ट होता है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक में, वो सेम टू सेम सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट होता है। तो बच्चे उसमें फंसे रहते हैं क्योंकि 11th वीक होती है। तो जो मोस्ट ऑफ द चीज़ें होती हैं वो टीचर बता देगा तुमको, लेकिन अगर तुम्हें इन डेप्थ नॉलेज डेवलप करनी है, तो तुम्हें बीच बीच में हर संडे को एक बार वन शॉट देख लिया, कॉन्सेप्ट है उसको किसी रेफरेंस बुक से रिफर कर लिया, तो तुम्हें खुद से करना पड़ेगा 11th। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है तुम अपना 11th ही करते रह जाओ, 12th पे फोकस करो, टीचर करा देगा। अगर फंस रहे हो तो किताबों से, रेफरेंस बुक से रिफर कर सकते हो। तो जो 63% बच्चे थे, आई थिंक उनको सोल्यूशन इसका मिल गया होगा। रेफरेंस बुक को बेसिकली तुम्हें संडे टू संडे पढ़ना है जहाँ भी तुम फंस रहे हो। प्रॉब्लम नंबर कौन सी है भाई? ये 27 है।
फ़ोन बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन है, फ़ोन बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन है। तो देखो भाई, इसका सिंपल एक तरीका है, जब भी तुम पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पे, और ये 96% स्टूडेंट्स का डाउट है, जो कि बहुत ऑब्वियस है, बहुत अच्छा सोल्यूशन बताता हूँ उसका, ध्यान से सुनो। ये तुम्हारा फ़ोन है, ठीक है, इस ये लेट से ये रखा है तुम्हारा तुम्हारे बिल्कुल ये तुम बैठे हो यहाँ पे, ठीक है, ये तुम यहाँ पे बैठे हो, और ये फ़ोन और तुम्हारे बीच का जो डिस्टेंस है वो है सिर्फ और सिर्फ ये अगर तुम्हारे हाथ का डिस्टेंस अगर हम नापे, हाथ का डिस्टेंस है तुम्हारा 1 मीटर का, और अगर फ़ोन का डिस्टेंस भी तुम्हारा 1 मीटर का है, तो तुम समझ लो तुम्हारी पढ़ाई कभी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट ही नहीं हो सकती। क्योंकि ये जो इंसान है ना, इसके दिमाग में फ़ोन ने इतना गोबर भर दिया है कि वो फ़ोन को अगर अपने हाथ की दूरी पे रखेगा तो वो उसको उठा ही लेगा, वो कितना ही एडमेंट हो, कितना ही मोटिवेटेड हो, कितना ही कुछ हो। ये एक ऐसी चीज़ है जो बनी ही इसलिए, इसमें तेरी गलती नहीं है, ये फ़ोन है ही ऐसी चीज़। तो तुझे क्या करना है भाई, इस फ़ोन को 1 मीटर की जगह 10 मीटर कर लेना है। पढ़ाई करते समय इस फ़ोन को 10 मीटर दूर डाल दे, फिर तुझे भाई पता है बेसिकली तेरा ईज खत्म हो जाएगा, ईज टू एक्सिस द डिस्ट्रैक्शन। क्या कहते हैं इसको, ईज टू एक्सिस द डिस्ट्रैक्शन। ये तेरा जीरो हो जाएगा, जीरो इन द सेंस तू 10 मीटर दूर रखा है भाई, अब तुझे चल के जाना पड़ेगा, फ़ोन लेके आना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, वहाँ पे देखना पड़ेगा, ठीक है। तो उस प्रोसेस में क्या होगा, तुझे मोस्ट ऑफ द टाइम रियलाइजेशन हो जाएगा कि मेरे लिए इंपॉर्टेंट है लेक्चर कंप्लीट करना या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग करना। सो ये चीज़ तेरे को आई थिंक समझ आ गई होगी, इसको तू देख सकता है। तो इसको 10 अपने फ़ोन को 10 मीटर दूर रखेगा, कोई प्रॉब्लम तेरे को नहीं आएगी। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं, जो कि हमारी प्रॉब्लम नंबर 28 है। शुड आई गो टू कोटा, घर पे पढ़ाई नहीं हो पाती। देखो यार, तुम्हारे अगर तुम एक्सेसिबल जगह पे रहते हो, ठीक है, अगर तुम एक्सेसिबल जगह पे रहते हो तो चले जाओ भाई 100% कोटा, तुमको वहाँ पे माहौल मिलेगा अच्छा खासा। देखो, अब माहौल के साथ साथ तुम्हारे को बहुत सी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो कि ख़राब माहौल भी होगा, तो वो तुम्हारे ऊपर है भाई। तुम्हारे बिगड़ने के चांसेस ऑफलाइन में ज़्यादा हैं, लेकिन अगर तुम्हारे पास सेल्फ कंट्रोल है तो मैंने देखा है भाई, लोग कोटा जा जाके अपनी ज़िंदगी चेंज कर करके आते हैं। कोटा जितना बदनाम है ना, उससे कहीं ज़्यादा उसकी तक अगर तुम जाओगे कोटा में, तुम्हें पता लगेगा कि बच्चे वहाँ पे जाके कितने सीरियस हो जाते हैं पढ़ाई को लेके। अब प्रेशर भी आ जाता है उनके ऊपर, बहुत से बिगड़ भी जाते हैं, मेजोरिटी इवन बिगड़ ही जाती है। लेकिन भाई अगर तुम एडमेंट हो अपने सिलेक्शन को लेके, तो मेरे ख्याल से बिल्कुल कोटा जाना चाहिए। कोटा इज़ द हब ऑफ जेई प्रिपरेशन। एंड अगर वो एक्सेसिबल नहीं है, लेट से तुम मिजोरम में रहते हो, तुम कोटा क्यों आओगे भाई, तुम ऑनलाइन पढ़ाई कर लो, ऑफलाइन की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन में बढ़िया बढ़िया बैचेस, बढ़िया टीचर आ गए, सेल्फ डिसिप्लिन लेकर पढ़ाई करो। तो कोटा इज़ नॉट नेसेसरी थिंग। अगला जो हमारा प्रॉब्लम आता है, विच इज़ प्रॉब्लम नंबर 29। इसके बाद 6 प्रॉब्लम्स और हैं भैया। सुबह उठना इज़ वेरी बिग प्रॉब्लम, डे स्टार्ट बहुत लेट होता है। तो क्या हो गया भाई, तू 6 घंटा सो रहा है, तू 12 घंटा पढ़ाई कर रहा है। अब तू दुनिया के किसी भी टाइम जोन में पढ़ाई कर ले, तू रात को सो जा, सॉरी तू दिन में सो जा, तू रात को पढ़ाई कर, तू रात को सो जा, दिन में पढ़ाई कर, डजेंट मैटर भाई। 6 घंटा तू सो रहा है, 12 घंटा तू पढ़ाई कर रहा है, तू करता रहे भाई। तू रात को पढ़, कभी भी पढ़, लेट उठ, जल्दी सो, मेरे को क्या है, तुझे भी क्या होना चाहिए, दुनिया को क्या परवाह है। अगर तू 6 घंटा पढ़ रहा है, सॉरी तू 6 घंटा सो रहा है, 12 घंटा पढ़ रहा है, तेरा सब कुछ सॉल्व हो गया उसमें। तो ये फालतू की प्रॉब्लम है जो 68% बच्चे हैं, तुम फालतू का परेशान हो रहे हो। तुम्हारा दिन अगर देर में स्टार्ट हो रहा है तो कोई बात नहीं, तुम रात को भी तो देर तक पढ़ाई कर रहे हो ना। अब तुम रात को अगर फ़ोन चला रहे हो तो वो बेवकूफ़ी है भाई, फिर तो अलग चीज़ है। चलो प्रॉब्लम नंबर 30 की अगर हम बात करें, आई एम नॉट कंसिस्टेंट। 2 दिन के बाद फिर से शेड्यूल चेंज हो जाता है, इसका तो मैं ऊपर डिस्क्राइब कर चुका हूँ। कंसिस्टेंसी कैसे लेके आए, अगेन वही अपना अपनी सुबह सुबह जो रिपोर्ट होती है उसको प्रिपेयर करो, 12 घंटे डालो, प्रायोरिटी के टास्क लिखो, उनको चेस करो। और भी मैंने बताया था ऊपर, आराम से तुम देख सकते हो। तो 86% बच्चों जाके देख सकते हो। ओके, सो प्रॉब्लम नंबर 31 है ना, कौन सी है, हाँ प्रॉब्लम नंबर 31 पे आते हैं। मैनेजिंग 3 सब्जेक्ट इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क, हाउ टू डू दिस। एंड ये क्वेश्चन पूछा 71% बच्चों ने। देखो इसका मैं सिंपल सोल्यूशन बताता हूँ, कभी भी 3 सब्जेक्ट को मत करो, हौच पौच मचा दोगे। जो बच्चे भी ऑफलाइन पढ़ाई कर रहे हैं ना, उनके लिए 3 सब्जेक्ट एक दिन में करना पॉसिबल है, क्योंकि भाई कोचिंग वाले कराते हैं, 3 क्लासेस लेते हैं, वो कर लें। लेकिन जो ऑनलाइन में बैठे हैं वो कभी भी 3 सब्जेक्ट नहीं करें, ठीक है। इसका मैं सिंपल सा ऑल्टरनेटिव बताता हूँ। तुम या तो क्या कर सकते हो, इस ऑर्डर में अपने चैप्टर्स को कंप्लीट कर सकते हो, अपने सब्जेक्ट्स को पढ़ सकते हो, ठीक है। हाँ, एक दिन क्या, डे 1 में तुमने क्या कर लिया, तुमने पीसी कर लिया यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री। डे 2 तुमने क्या कर लिया, सीएम यानी कि केमिस्ट्री मैथ्स कर लिया। डे 3 तुमने क्या कर लिया, एमपी यानी कि मैथ्स और फिजिक्स कर लिया। ऐसी डे 4 में तुम इस लूप को वापस से स्टार्ट कर दोगे, वापस से पीसी सीएम एमपी, फिर तुम स्टार्ट कर दो पीसी सीएम एमपी, पीसी सीएम एमपी, पीसी सीएम एमपी करते चलो। एक दिन में 2 सब्जेक्ट करो, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड पढ़ाई करो। एक दिन में इतना ज़्यादा 3 सब्जेक्ट के क्वेश्चंस भी तुम्हें लगाने हैं, थ्योरी भी तुम्हें करनी है, हौच पौच मचा दोगे, ठीक है। तो 2 सब्जेक्ट्स अ डे करो एंड
काफ़ी हेल्प मिलेगी। 3 सब्जेक्ट्स मत करना, देखा देखी में लोग करने लगते हैं, फिर भाई उनसे मैनेज नहीं हो पाता है, फिर बैकलॉग हो जाता है, फिर रोते फिरते हैं। तो प्रॉब्लम नंबर 32 पे आते हैं, हाउ टू इंक्रीज स्टडी आवर्स। अब देखो भाई, अगर तुम अभी 6 घंटा पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, पहले तो तुम्हें खुद को बोलना पड़ेगा ना कि मैं अगर आईआईटी में जाना चाहता हूँ तो मैं 6 घंटा पढ़ के चला जाऊँगा, बिल्कुल भी नहीं यार। पहले तो खुद को समझाओ कि 12 घंटे, पहले तो प्रॉब्लम्स को तुम आइडेंटिफाई करो। बहुत से बच्चे 6 घंटे में इतना कंफर्टेबल हो गए हैं, वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि हम कम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो पहले तो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो और ये बोलो कि 12 घंटा पढ़ना इज़ नेसेसरी फॉर मी। जब तुमने ये चीज़ समझ ली, उसके बाद अगेन तुमने क्या करा, अपने दिन को प्लान करा। दिन को प्लान करोगे तो तुम्हारे पास मोटिव रहेगा भाई, अर्जेंसी रहेगी पढ़ाई करने की, जो कि मैंने तो ऊपर बताया था। इस टू डू लिस्ट के अंदर सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है, ठीक है। आज अगर तुम 6 घंटा पढ़ रहे हो तो कल ट्राई करो तुम 6.5 घंटा पढ़ोगे। आज अगर तुम 6.5 घंटा पढ़ रहे हो तो कल ट्राई करो तुम 7 घंटा पढ़ोगे। ऐसे करते करते धीरे धीरे 30-30 मिनट 30-30 मिनट बढ़ाते जाओ। एक दिन तुम 12 घंटे पर जाके रुक जाओगे। एंड भाई ये जो तुम टास्क लिख रहे हो ना, इनको अगर तुम डेली बेसिस पे घूरते रहोगे, पूरा तुमने सुबह सुबह टास्क लिए, तुम उसको घूरे जा रहे हो, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा ब्रेन ट्रिक हो जाएगा पढ़ाई करने के लिए। तो ये इंक्रीज करना कोई बड़ी बात नहीं है, आधे आधे घंटे बढ़ाते चलो। तो जो ये 79% बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर पूछा था, तो भाई उनको मिल गया होगा। आगे बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 33 के ऊपर। इसके बाद एक प्रॉब्लम और है, फिर वीडियो को हम ख़त्म कर देंगे। एक इफेक्टिव पढ़ाई कैसे करें। जो यहाँ तक आ गए हैं बच्चे, कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, तुम लोगों ने इतना साथ दिया इस वीडियो को, इतना एंड तक देखा, एंड होपफुली इस वीडियो से तुम्हारी हेल्प हुई होगी, है ना। हेल्प हुई है तो एक बार लाइक कर देना एंड कमेंट भी कर देना, थैंक यू भैया, क्योंकि इतना चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं तुम्हारे लिए, पूरी वीडियो बनाई है। चाहता तो मैं बस एक शॉर्ट बना देता, इन सबके एक मेरे 34 शॉर्ट बन जाते, लेकिन नहीं, मैंने सोचा प्रॉपरली एक्सप्लेन करते हैं। प्रॉपरली तुमको चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन में बैठे हो तुम, वो सारी कन्फ्यूजन मैंने सोचा था सारी क्लियर कर देंगे, जो कि आई थिंक मैं कर चुका हूँ। 2 क्वेश्चन और बचे हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 33 या प्रॉब्लम नंबर 33, इफेक्टिव पढ़ाई कैसे करें। इसका भी भाई रेपिटेटिव प्रॉब्लम है। इफेक्टिव पढ़ाई अगर तुम्हें करनी है तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, जैसा कि मैंने ऊपर बताया था, गोल सेट करना है अपना, ठीक है। गोल सेट करना है, अपनी टू डू लिस्ट बनानी है सुबह उठ के, टू डू लिस्ट बनानी है सुबह उठ के, और उन सारे टास्क को जो तुमने लिखे थे उनको चेस करना है। दिस इज हाउ यू डू इफेक्टिव स्टडी एंड देयर इज नो अदर ऑप्शन, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और तुमको बता देता हूँ भाई, इफेक्टिव स्टडी में सबसे बड़ी जो चीज़ आती है वो है फ़ोन की दिक्कत। वो जो फ़ोन वाली चीज़ है ना, अगर तुम उसको अप्लाई करोगे तो तुम्हारी इफेक्टिव स्टडी, प्रोडक्टिविटी वाली स्टडी ऑलरेडी हो जाएगी। तो ये फ़ोन को दूर रख दो, आधी 99% प्रॉब्लम तुम्हारी सॉल्व हो जाएंगी। एंड आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, जो कि 76% लोगों ने पूछा है, वो है बैकलॉग हो गया है, हाउ टू कंप्लीट। भैया बैकलॉग हो गया है, हाउ टू कंप्लीट, इसका बहुत अच्छा सोल्यूशन बता दो तुमको, इसलिए मैंने एंड में रखा था इस प्रॉब्लम को, जिससे कि मैं अच्छे से बता सकूं। तो जो बच्चे यहाँ तक पहुँच गए उनको इसका लाभ उठाने को मिलेगा। बैकलॉग कैसे कंप्लीट करें, एकदम बाप स्ट्रेटेजी बताता हूँ, सुनो अब। ओके, तो तुम लेट से वही अगर अगेन मंडे से लेके कब तक, सैटरडे तक तुम अपने फ्रंट लॉक पे ध्यान दो। तुम बैकलॉग को भूल जाओ, क्या करो, भूल जाओ। सॉरी, सैटरडे तक, फ्राइडे तक, यानी कि 5 दिन हफ्ते में फ्रंट लॉक पे फोकस करो। कोचिंग में जो कराया गया, उसकी डीपीपी, उसके मॉड्यूल, उसके लेक्चर, उसका टेस्ट वे जो भी है, ये इस चीज़ पे फोकस करो फ्राइडे तक। सैटरडे संडे ये तुम्हारे बैकलॉग के दिन होंगे, ठीक है, बैकलॉग के दिन होंगे। मंडे टू फ्राइडे तुमको भाई, मैं अगले पेन से समझा देता हूँ, मंडे टू फ्राइडे तुम्हें 100% अपने फ्रंट लॉक पे ध्यान देना है। फ्रंट लॉक मतलब जो तुम्हारा ऑनगोइंग सिलेबस है। और सैटरडे संडे को तुम्हें अपने फ्रंट लॉक पे सिर्फ 50% ध्यान देना है। बाकी का 50% टाइम तुम अपने बैकलॉग को दे रहोगे। भैया बैकलॉग को कंप्लीट कहाँ से करेंगे, वन शॉट से, ठीक है। किससे, वन शॉट से कंप्लीट करोगे। अगर तुम वन शॉट देख लेते हो 8-8 घंटे वाले, या फिर 4 घंटे 5 घंटे के जितने भी होते हैं, सैटरडे को क्या करो, तुम उसका थ्योरी देखो वन शॉट से, संडे को क्या करो, उसके PYQs लगा लो, बस इतना। अगर तुम अपना बैकलॉग कंप्लीट कर रहे हो, जेईई मेंस का क्वेश्चन तुम्हारे से 100% बन जाएगा। अगर उस चैप्टर के कॉन्सेप्ट तुम्हारे आगे यूज होंगे चैप्टर्स में, तो तुम उनको भी सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो तुम्हें ये 2 चीजें करनी है। बैकलॉग तुम्हारा ऑटोमेटिकली हर हफ्ता एक चैप्टर का बैकलॉग कंप्लीट है, और सिर्फ कंप्लीट नहीं है, जेईई लेवल तक हो गया है। क्योंकि जेईई लेवल में अगर तुम 8 घंटे वाला वन शॉट लगा रहे हो, 8 नहीं, चलो 4 घंटे का वन शॉट होता है, उसको लगा रहे हो, उसके बाद PYQs कर ले रहे हो 50 से 40, मेरे ख्याल से
70 to 80% चांस है तुम अपना जेई का क्वेश्चन बना लोगे, फिजिक्स केमिस्ट्री में तो बना ही लोगे, और आगे अगर कोई कॉन्सेप्ट फंसता है इन चैप्टर्स का, आगे वाले चैप्टर्स में, तो उनको भी तुम समझ जाओगे। ठीक है, तो हमें बैकलॉग में मास्टरी नहीं करनी है, हमें बैकलॉग में बस आगे बढ़ना है जिससे कि वो फंसे ना। ठीक है, चलो, तो यही थी यार आज की हमारी वीडियो। सब्सक्राइब कर देना, बहुत मेहनत से सारी प्रॉब्लम्स को ढूंढ के लाया तुम्हारे लिए, एंड होपफुली तेरे को पसंद आ गई होगी। एंड सब्सक्राइब कर दो, और जितनी भी तुम्हारी प्रॉब्लम्स थी ना, जो भी तुम्हें और रहती हैं प्रॉब्लम्स, कमेंट सेक्शन खुला है, जाके तुम कमेंट कर सकते हो। एक छोटा सा कमेंट कर देना, थैंक यू भैया लिख देना, जिससे कि मैं भी मोटिवेट हो जाऊँ। बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल, मिलते हैं ऐसी किसी प्यारी सी वीडियो में।